हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IAS PCS केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 71st बीपीएससी नोट सीरीज के अंतर्गत कंप्लीट बिहार स्पेशल की बात करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। देखिए, बिहार स्पेशल के अंतर्गत हम सबसे पहले बात करेंगे बिहार के इतिहास की, उसके बाद एक एक करके सारी चीज़ों को हम देख लेने वाले हैं। इस एक ही वीडियो में आप कंप्लीट बिहार स्पेशल को देख पाएंगे। देखिए, बिहार स्पेशल के अंतर्गत हम सबसे पहले बात करें बिहार के इतिहास की, तो बिहार के इतिहास के अंतर्गत प्राचीन बिहार की बात करें। देखिए, भारत का इतिहास जब आपने पढ़ा होगा तो भारत के इतिहास के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आपने पढ़ ली होंगी जो प्राचीन बिहार के इतिहास के अंतर्गत पढ़नी है। ऑलमोस्ट आपने सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी, तो उस पार्ट को स्किप करते हुए यहाँ पर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो जो भारत का इतिहास है, प्राचीन इतिहास की बात कर लीजिए भारत के, तो उसको आप पढ़ लीजिए अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, या फिर आपने पढ़ भी लिया होगा, ये मैं मान कर चल रहा हूँ। तो उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हालांकि प्राचीन जो इतिहास है, भारत के प्राचीन इतिहास की बात करी जाए तो उसके अंतर्गत आपने पाल वंश को भी पढ़ लिया होगा, लेकिन चलिए यहाँ हम पाल वंश से कंटिन्यू करते हुए आगे बिहार स्पेशल को कंप्लीट करते हैं। पाल वंश की बात कर ली जाए तो देखिए, और हाँ, ये वीडियो चूंकि रिवीजन के पर्पस से बनाया गया है तो इसमें उतना ही एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया है जितने की ज़रूरत है, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं हो। चलिए, पाल वंश की बात कर लिया तो पाल वंश का संस्थापक आपने पढ़ भी लिया होगा। पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल है। और गोपाल के द्वारा एक महत्वपूर्ण काम किया जाता है कि उस समय बिहार शरीफ में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है कि जो कि वर्तमान बिहार शरीफ में पड़ता है। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। और उस समय देखिएगा कि जो अधिकांशतः विश्वविद्यालय स्थापित किए जा रहे थे वो मुख्यतः बौद्ध शिक्षा के केंद्र होते थे। ठीक, आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो गोपाल की बात कर लिया तो गोपाल पाल वंश का संस्थापक है। इसके द्वारा ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है जो कि वर्तमान बिहार शरीफ में पड़ता है। धर्मपाल की बात कर लिया जो कि गोपाल का पुत्र होता है, उसके बाद शासन में आया गया। इसके द्वारा भागलपुर में देखिएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। ठीक है, और धर्मपाल के द्वारा सोमपुर महाविहार की स्थापना की गई थी। ये भी आपने हो सकता है पढ़ा हो, लेकिन सोमपुर महाविहार जो है ये बांग्लादेश में पड़ता है, फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं सोमपुर महाविहार। और उसके बाद देवपाल की बात कर ली जाए तो ये धर्मपाल का पुत्र होता है। इसने अपनी राजधानी मुंगेर बनाई थी। और इसके द्वारा देखिएगा कि जो आपने भूगोल में पढ़ा होगा जावा सुमात्रा, ठीक है, अभी वर्तमान की बात कर लिया तो जावा और सुमात्रा का जो उधर का एक शैलेंद्र वंशीय शासक होता है बालपुत्र देव। तो जावा के शासक बालपुत्र देव के रिक्वेस्ट पर, उसके आग्रह पर देवपाल के द्वारा 5 गांव दान में दिए जाते हैं। ये जो 5 गांव थे असल में जो बौद्ध भिक्षु थे उनके लिए निवास स्थान वगैरह बनाने के लिए ये गांव दान में दिए गए थे। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर बौद्ध विहार बनवाना था ताकि बौद्ध भिक्षु वहाँ पर निवास कर सके। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। जो विहार होता है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता था। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। उसके बाद देखिएगा रामपाल की बात कर ली जाए तो रामपाल जो होता है ये पाल वंश का अंतिम शासक होता है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, पहला शासक संस्थापक गोपाल, अंतिम शासक रामपाल। उसके बाद देखा जाए कर्नाट वंश की बात कर लिया, मिथिला क्षेत्र में ये वंश आपको देखने को मिलेगा। तो मिथिला का जो कर्नाट वंश होता है इसका जो संस्थापक होता है वो कौन होता है? नान्यदेव। तो मुख्य रूप से मिथिला कर्नाट वंश के अंतर्गत आपको संस्थापक और जो अंतिम शासक है इनको ध्यान रख लीजिए। देखिए, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि ये वीडियो चूंकि रिवीजन के पर्पज से बनाया गया है तो इसमें उतनी ही बातें एक्सप्लेन की गई है जितनी की ज़रूरत है, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं हो। हाँ, लेकिन वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कर दी गई हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, मतलब जहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे और जहाँ से पूछे जाते रहे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की गई हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा कि बिहार का जो मिथिला क्षेत्र है उस क्षेत्र में एक वंश होता है कर्नाट वंश। कर्नाट वंश की बात कर लिया तो कर्नाट वंश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनमें आप ये ध्यान रख लीजिएगा कि कर्नाट वंश का जो संस्थापक होता है वो कौन होता है? नान्यदेव। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। इसने अपनी राजधानी सिमरवागढ़ को बनाया था जो कि वर्तमान नेपाल में पड़ता है। और वही मिथिला कर्नाट वंश का जो अंतिम शासक होता है, अंतिम शासक की बात कर ली जाए तो वो होता है हरिसिंह देव। ठीक, इसी के टाइम में देखिएगा कि जो गयासुद्दीन तुगलक होता है ये बंगाल पर आक्रमण करता है। मतलब बंगाल अभियान के टाइम में, गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के टाइम में कर्नाट वंश का जो शासक होता है वो कौन होता है? हरिसिंह होता है। उसके बाद देखिए गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल अभियान से लौट कर आएगा तो लौटते हुए ये कर्नाट वंश के शासक हरिसिंह देव को भी पराजित करता है। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी मध्यकालीन बिहार के अंतर्गत भी मैंने ये बात बताई होगी। ठीक है, देखिए
तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि इसी काल में गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल अभियान होता है। और ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, ये एक फैक्ट है कि पहली बार वर्तमान बिहार का जो आप भौगोलिक क्षेत्र देख रहे हैं इसका जो उल्लेख मिलता है, मतलब बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान में आप देख रहे हैं इसका उल्लेख सबसे पहले कहाँ पर मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण में। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए उसके बाद मध्यकालीन बिहार की बात कर ली जाए तो मध्यकालीन बिहार के अंतर्गत देखिएगा कि बिहार में सबसे पहले तुर्कों का शासन होगा। इसके अंतर्गत देखिएगा कि बख्तियार खिलजी जो होता है इसके द्वारा 12वीं सदी का जो अंतिम टाइम होता है लगभग 1198 ईस्वी, ठीक। तो 12वीं सदी के अंत में यह आक्रमण करेगा बिहार पर। उसके बाद देखिएगा कि जो बिहार शरीफ में उदंतपुरी विश्वविद्यालय है या फिर जो नालंदा विश्वविद्यालय है, कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई गई थी, ठीक है, ये बात आप जानते हैं। तो इसका विध्वंस कर दिया जाता है बख्तियार खिलजी के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर ये देखिएगा कि इसके द्वारा खिलजी मतलब इसका शासन यहाँ पर स्थापित हो जाएगा बिहार में, और बिहार का ये पहला मुस्लिम विजेता होगा जिसके द्वारा देखिएगा कि यहाँ पर शासन स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का जो वास्तविक श्रेय दिया जाता है ये किसको दिया जाता है, बख्तियार खिलजी को। और उसके बाद देखिएगा कि इसके द्वारा बंगाल का जो नादिया है उस पर आक्रमण किया जाता है, जहाँ पर देखिएगा सेन वंश का शासक होता है लक्ष्मण सेन। तो लक्ष्मण सेन जो होता है वो बिना लड़े ही पलायन कर जाता है बख्तियार खिलजी के डर की वजह से, ठीक। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा हुआ लक्ष्मण सेन बिना लड़े ही पलायन कर जाता है। और बख्तियार खिलजी की बात कर ली जाए तो ये राजधानी बनाता है लक्ष्मणवती अर्थात लखनौती को। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी बख्तियार खिलजी की बात कर ली जाए तो इसकी हत्या कर दी जाती है अली मर्दान के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आगे जो मध्यकालीन बिहार है इसके अंतर्गत दिल्ली सल्तनत की बात कर ली जाए तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो इल्तुतमिश होता है 1225 में यह आक्रमण करेगा और बिहार शरीफ तथा पटना में जो आप बाढ़ वाला क्षेत्र देख रहे होंगे तो बिहार शरीफ तथा बाढ़ पर अधिकार कर लिया जाता है इल्तुतमिश के द्वारा। और इल्तुतमिश के द्वारा जो पहला सूबेदार नियुक्त किया जाता है ये किसको किया जाता है, ये ध्यान रख लीजिएगा, मलिक अलाउद्दीन जानी को, ठीक। उसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक होगा दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गयासुद्दीन तुगलक, इसकी बात मैंने आपको पहले ही बता दी है कि बंगाल अभियान से वापसी के दौरान हरि सिंह देव को पराजित करता है, ठीक है। और तिरहुत वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर टकसाल की स्थापना इसके द्वारा कराई जाती है। उसके बाद कुछ एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात कर ली जाए। और हाँ, टकसाल आपको पता है जहाँ पर सिक्कों का निर्माण वगैरह कराया जाता है। और देखिए कुछ एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स के अंतर्गत ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में जो प्रमुख सूबेदार होगा बिहार का वो कौन होगा, मजदुल मुल्क। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर ली जाए तो इसके शासन की जानकारी का जो मुख्य स्रोत होता है ये होता है सरफुद्दीन याहिया मनरी की जो रचनाएँ हैं उन रचनाओं में इसका उल्लेख मिलता है, इसके शासन की जानकारी प्राप्त होती है। मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर लिया तो बाकी तुगलक वंश का जो महत्वपूर्ण शासक होगा ये नाम ध्यान रख लीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण शासक होगा मलिक इब्राहिम, ठीक। और तुगलक काल में जो बिहार की राजधानी होती है बिहार शरीफ होती है। बाकी उसके बाद देखिएगा कि जो अफगान शासक होगा सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी के द्वारा अगर अफगान शासन की बात कर लीजिए तो सिकंदर लोधी के द्वारा जो प्रशासक नियुक्त किया जाएगा, जो सूबेदार नियुक्त किया जाएगा बिहार में वो कौन होगा, दरिया खान नुहानी। दरिया खान नुहानी की बात कर लीजिए तो इसी का पुत्र होता है बहार खान नुहानी जिसके द्वारा स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी जाती है बिहार में अफगान शासन के अंतर्गत बात कर ली जाए तो, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, बहार खान नुहानी। बहार खान नुहानी की बात, चलिए अफगान शासक को हम आगे देखने वाले हैं। बिहार में जो अफगान शासन होता है इनकी बात हम आगे अच्छे से कर लेते हैं। और हाँ, बिहार शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग देखिएगा ये देखिएगा मिनहाज की जो रचना है तबाकत नासरी, इसमें देखिएगा तबाकत नासरी में बिहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग। हाँ, बिहार में अफगान शासन की बात कर लीजिए तो यहाँ से शुरुआत होती है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो बिहार में अफगान शासन के अंतर्गत देखिएगा महत्वपूर्ण जो वंश होगा वो होगा नुहानी राजवंश। नुहानी राजवंश की बात कर लिया तो इसका जो संस्थापक होता है दरिया खान नुहानी, ये मैंने आपको बता ही दिया है, सिकंदर लोधी का ये प्रशासक होता है। और इसी का पुत्र होता है बहार खान नुहानी, ये मैंने आपको बता ही दिया है, जिसके द्वारा यहाँ पर देखिएगा स्वतंत्र शासन की घोषणा कर दी जाती है। मतलब ये पहला स्वतंत्र शासक होगा अफगान शासन के अंतर्गत, ठीक है, बिहार में बहार खान नुहानी, ठीक। बाकी सब आप समझ पा रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा मुगल काल के अंतर्गत, चलिए मुगल काल की बात आगे करेंगे। जैसे सल्तनत काल के अंतर्गत देखिएगा, जैसे इल्तुतमिश की बात कर ली जाए तो इल्तुतमिश यहाँ पर आकर शासन नहीं कर रहा था, इसके द्वारा सूबेदार नियुक्त कर दिया गया था, प्रांतपति गवर्नर जिसको बोलते हैं, किसको, मलिक अलाउद्दीन जानी को,
ठीक, वैसे ही सिकंदर लोदी की बात कर लिया तो ये अपना प्रशासक नियुक्त करता है, सूबेदार नियुक्त करता है दरिया खान नुहानी को। ठीक, अब आगे देखिएगा कि दरिया खान नुहानी का जो पुत्र होगा बहार खान नुहानी, इसके द्वारा सिकंदर लोधी, ये बाकी इनकी अगर बात कर जाए तो ये किसके अंडर में थे, ऊपर जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो शासक थे उनके अंडर में थे। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि बहार खान नुहानी जो होगा ये स्वतंत्र रूप से यहाँ का शासक बन जाएगा बिहार का। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा कि नुहानी राजवंश का जब पतन होगा तो पतन के साथ ही शेर शाह का उदय होता है। तो शेर शाह महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार के संदर्भ में अगर बात कर लिया तो। शेर शाह का जो बचपन का नाम होता है फरीद खान होता है। शेर शाह की बात हमने भारत के इतिहास के अंतर्गत काफ़ी अच्छे से कर ली है। हालांकि चलिए यहाँ पर भी देख लेते हैं कुछ जो भी महत्वपूर्ण बात है। और शेर शाह के पिता का नाम होता है हसन खान सूर। हसन खान सूर जो सासाराम के जागीरदार होते हैं। देखिएगा कि शेर शाह को उपाधि जो प्रदान की जाती है बहार खान लोहानी के द्वारा, कौन सी, बहार खान नुहानी के द्वारा शेर शाह की उपाधि प्रदान की जाती है। किस लिए? बिकॉज शेर शाह जो होता है मतलब जवानी के ही टाइम में ये निहत्थे शेर को मार देता है, इस वजह से शेर शाह को शेर खान की उपाधि प्रदान की जाती है बहार खान नुहानी के द्वारा। उसके बाद कुछ एक महत्वपूर्ण युद्ध में जैसे देखिएगा चौसा का जो युद्ध होता है 1539 में, इसमें देखिएगा कि हुमायूं जो होता है ये पराजित हो जाता है। मतलब हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य ये युद्ध होता है। ठीक है, जिसमें शेर शाह विजयी होता है, उसके बाद विजय के उपरांत शेर शाह की उपाधि ग्रहण करता है। ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। बाद में देखिएगा कि कन्नौज या फिर बिलग्राम का जो युद्ध होता है 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह के मध्य, उसमें भी हुमायूं पराजित होता है। ठीक, और उसके बाद देखिएगा कि 1540 में हुमायूं को पराजित करने के बाद ये आगरा में इसका राज्याभिषेक होगा शेर शाह सूरी का। उसके बाद दिल्ली के गद्दी पर लगभग 5 साल तक ये बैठेगा शेर शाह सूरी। उसके बाद 1545 में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको पहले भी बताई है। हाँ, तो राज्याभिषेक होता है आगरा में। उसके बाद देखिए शेर शाह सूरी के द्वारा सूरवंश की स्थापना कर दी जाती है और इसके द्वारा पटना को देखिएगा फिर से बिहार की राजधानी बनाई जाती है 1541 में। बाकी जैसे पटना को बिहार की राजधानी बनाई जाती है, इसकी जो चर्चा आपको देखने को मिलती है, इसका उल्लेख देखने को मिलता है, ये मिलता है आपको तारीख़ दाऊदी की रचना है अब्दुल्ला की रचना है तारीख़ दाऊदी। ठीक, तो ये ध्यान रख सकते हैं आप, तारीख़ दाऊदी किसकी रचना है? अब्दुल्ला की। ठीक है, मृत्यु के बारे में बात कर ली जाए तो इसकी मृत्यु हो जाती है कालिंजर के किला की घेराबंदी के दौरान ही, विजय के उपरांत ही 1545 में अचानक से विस्फोट होता है। उसके बाद विस्फोट के बाद शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। ये सारी बातें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। और मकबरा की बात कर जाए तो शेर शाह सूरी का जो मकबरा है ये कहाँ पर है? सासाराम में है, बिहार सासाराम में। और शेर शाह सूरी का जो उत्तराधिकारी होगा वो होगा इस्लाम शाह, तो ये ध्यान रख सकते हैं। बाकी बिहार का जो अंतिम अफगान शासक होता है ये होता है दाऊद खान करारानी। चलिए मुगल काल की बात कर लिया तो मुगल काल के अंतर्गत बिहार की बात करें तो बिहार पर आक्रमण किया जाएगा अकबर के द्वारा 1574 में। पटना पर अधिकार कर लिया जाता है 1576 में। ठीक है, और बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत घोषित कर दिया जाता है 1580 ईस्वी में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ भी है। ठीक, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। और अकबर के द्वारा जो पहला मुगल सूबेदार नियुक्त किया जाएगा वो कौन होगा? मुनीम खान। बाद में देखिएगा 1857 में मान सिंह को सूबेदार नियुक्त किया जाता है, जिसके द्वारा काफ़ी समय के लिए रोहतास को राजधानी बनाई जाती है मान सिंह के द्वारा। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद जहांगीर की बात कर लिया। जहांगीर के टाइम में देखिएगा जो सूबेदार होगा वो कौन होगा? राजकुमार परवेज। राजकुमार होता है ये मुगलों का। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, जहांगीर के टाइम में जो सूबेदार होगा, जो प्रांतपति होगा, गवर्नर होगा, कौन होगा? राजकुमार परवेज। तो ये क्या होगा? ये राजकुमार है यहाँ का, मुगल वंश की बात कर ली जाए तो इसी के साथ मतलब जो भी प्रांतपति होंगे, जो गवर्नर होंगे, वो केवल राजकुमार नियुक्त किए जाते रहेंगे। इसी के मतलब यहाँ से जहांगीर के टाइम से ही। ठीक, तो इसके बाद जो भी प्रांतपति आएंगे केवल राजकुमार ही आएंगे। उसके बाद औरंगजेब के टाइम में भी देखिएगा कि राजकुमार अजीम को नियुक्त किया जाता है बिहार का सूबेदार। और ये जो अजीम होता है औरंगजेब का पौत्र होता है। उसके बाद बहादुर शाह प्रथम की बात कर लिया तो इसके टाइम में देखिएगा बिहार का जो नवाब होगा वो अजीम होगा। और बंगाल का जो नवाब होगा उस टाइम फ़र्रुख सियर की बात कर लिया तो देखिएगा फ़र्रुख सियर जो होता है ना, ये पहला मुगल सम्राट होता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया है बिहार के इतिहास के अंतर्गत। जब अपने आधुनिक भारत का इतिहास देखा होगा तो उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया होगा कि ये पहला मुगल सम्राट होता है जिसका राज्याभिषेक पटना में किया गया था 1713 ईस्वी में।
ठीक है, तो ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी है। चलिए उसके बाद आधुनिक बिहार की बात कर ली जाए तो आधुनिक बिहार के अंतर्गत सबसे पहले देखिएगा कि बिहार में जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है उसमें पुर्तगालियों की बात कर जाए। बिहार देखिए, भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। बिहार की भी बात कर ली जाए तो बिहार में सबसे पहले पुर्तगाली आएंगे, लेकिन इन्होंने अपनी कोई कंपनी यहाँ पर नहीं स्थापित की थी। इनकी कोई फैक्ट्री नहीं मिलती है बिहार में, इन्होंने बिहार में कोई फैक्ट्री स्थापित नहीं की थी। इनका केंद्र था बंगाल में हुगली, यहीं से ये सब अपना कंट्रोल करते थे। बिहार का भी जो शासन है, इनका व्यापार है, हुगली से ही कंट्रोल करते थे। ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे होंगे। तो इनकी कोई फैक्ट्री यहाँ पर नहीं है। ठीक, डचों की बात कर ली जाए तो 1632 में पटना में ये वर्तमान में जो देखिएगा पटना कॉलेज की जो नॉर्थ बिल्डिंग है वहाँ पर डचों की फैक्ट्री होती है। 1632 में स्थापना होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि अंग्रेज जो होंगे 1620 में ये प्रयास करेंगे लेकिन सफलता नहीं मिलती है। अल्टीमेटली इनको सफलता मिलेगी 1651 में। तो ये पटना का जो गुलजार बाग है, वर्तमान में आप जो देखिएगा सरकारी जो प्रेस फैक्ट्री है वहाँ पर इनकी फैक्ट्री स्थापित होती है अंग्रेज़ों की 1651 में। तो ये डेट जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ये ईस्वी जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद डेनिशों की बात कर ली जाए तो इनके द्वारा 1774 में पटना सिटी में, जो कि वर्तमान में जो नेपाली कोठी है, नेपाली कोठी के आसपास के ये जो देख रहे हैं नेपाली कोठी के पास में इनकी फैक्ट्री थी। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, 1774 में इनकी स्थापना कराई जाती है। ठीक है, डेनिशों के द्वारा फैक्ट्री की स्थापना। उसके बाद ये कुछ एक फैक्ट्स हैं, जैसे कि अंग्रेज यात्रियों की बात कर ली जाए तो सबसे पहला जो अंग्रेज यात्री होगा बिहार आने वाला वो कौन होगा? रॉल्फ फिंच। ठीक, इसके अलावा जॉन मार्शल भी आता है, पीटर मुंडी आता है, लेकिन सबसे पहले अगर बात कर ली जाए तो वो होता है रॉल्फ फिंच। उसके बाद विद्रोह की बात कर ली जाए, जो भी प्रमुख विद्रोह होते हैं इनकी बातें हमने आधुनिक भारत के अंतर्गत भी कर ली है, लेकिन चलिए कुछ एक विद्रोह को देख लेते हैं। जैसे नोनिया विद्रोह की बात कर ली जाए, जो कि 1780 से लगभग 1800 के टाइम पीरियड में ये विद्रोह होता है। और इसका जो मुख्य कारण होता है, असल में शोरा का उत्पादन होता था बिहार में। देखिए, जो भी प्रमुख व्यापार की बात कर ली जाए, जो बिहार से व्यापार हो रहा था इनके द्वारा, जो भी ये क्या बोलते हैं यूरोपीय कंपनियां थी, इनके द्वारा मुख्य रूप से सूती वस्त्र, अनाज, शोरे, नील आदि का व्यापार हो रहा था, अफीम का व्यापार हो रहा था। ठीक है, तो नोनिया विद्रोह की बात कर लिया तो इनका जो मुख्य कारण था विद्रोह का वो था शोरा। असल में शोरा जो था, शोरा का उचित मूल्य जो उत्पादक थे उनको नहीं मिल पा रहा था यूरोपीय कंपनियों के द्वारा। ठीक है, तो इसी की वजह से ये विद्रोह होता है, जिसका नेतृत्व कोई विशेष आपको पर्टिकुलर नाम ध्यान नहीं रखना है, नोनिया समुदाय के द्वारा ये विद्रोह होता है। और तिरहुत, हाजीपुर और सारण, मतलब उत्तर बिहार में आप देखिएगा, पश्चिमोत्तर बिहार वाला जो इलाका है, और पूर्व में आप उत्तर में मतलब पूर्व में जो देखिएगा पूर्णिया है, पूर्व में ये पूर्णिया है, बाकी ये पश्चिमोत्तर वाला इलाका है, इधर की तरफ मुख्य रूप से ये विद्रोह होता है। उसके बाद तमाड़ विद्रोह की बात कर ली जाए तो तमाड़ विद्रोह की बात करें तो इसका जो नेतृत्व किया जाता है विष्णु मुंडा एंड मौजी मुंडा के द्वारा, छोटा नागपुर वाला जो क्षेत्र होता है इधर की तरफ। तो इतनी बातें आप ध्यान रख सकते हैं। असल में जमींदारों का जो शोषण होता है तो उसी शोषण के विरुद्ध ये विद्रोह शुरू होता है। उसके बाद कोल विद्रोह की बात कर ली जाए तो ये भी क्षेत्र, छोटा नागपुर वाला जो रीजन होता है, जो क्षेत्र होता है, उधर की तरफ ये विद्रोह होगा बुद्धो भगत के नेतृत्व में। और उसके बाद लोटा विद्रोह की बात कर ली जाए तो देखिए 1856 में ये विद्रोह होगा। असल में जो मुजफ्फरपुर जेल होता है, जेल के कैदियों को पीतल का जो लोटा होता है उसकी जगह पर मिट्टी का लोटा प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये विद्रोह वहाँ पर लोटा विद्रोह होता है। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, मुजफ्फरपुर जेल में ये लोटा विद्रोह होता है 1856 में। क्यों? क्योंकि पीतल की जगह पर मिट्टी का लोहा उनको प्रदान किया जाता है। ठीक है, उसके बाद संथाल विद्रोह की बात कर लिया 1855-56 में, ये मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया है। दीकुओं के द्वारा जो शोषण होता है संथालों का, दीकू की, ये संथालों की बात कर ली जाए या फिर जो भी जनजातीय उधर थे, ये बाहरी लोगों को दीकू बोलते थे। ठीक है, जो बाहरी लोग वहाँ जाते थे तो बाहरी लोगों को, विदेशियों, परदेशियों को ये दीकू बोलते थे। दीकुओं के द्वारा जो शोषण होता है, मुख्य रूप से आप समझ ही गए होंगे कि दीकू कौन थे, जो अंग्रेज थे और जो अंग्रेज के लोग वहाँ पर नियुक्त किए गए थे वो दीकू थे इनके लिए। तो दीकुओं के द्वारा जो शोषण होता है उसी के विरुद्ध ये विद्रोह होता है। इसका नेतृत्व किया जाता है सिद्धू कान्हू, ये जरूर नाम ध्यान रख लीजिएगा, ये दोनों नाम। इसके अलावा चांद एंड भैरव, इनके नेतृत्व में ये विद्रोह होता है। क्षेत्र जो होता है मुख्य रूप से झारखंड होता है और बिहार का भी कुछ एरिया होता है। ठीक,
उसके बाद मुंडा विद्रोह की बात कर जाए, जिसको उलगलान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। तो जो सामूहिक खेती होती है, खुटकुटी परंपरा की बात कर लिया, तो खुटकुटी जो परंपरा थी, सामूहिक खेती, इकट्ठे जो खेती करते थे, उन खेती पर इनके द्वारा आक्रमण किया जाता है, उसको विखंडित करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है, उसको अव्यवस्थित करने का प्रयास किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये विद्रोह उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा के द्वारा किया जाता है, और मुख्य रूप से ये छोटा नागपुर वाला क्षेत्र। ताना भगत की बात कर ली जाए तो ये जो आंदोलन होता है जतरा भगत के नेतृत्व में। बाकी वहाबी आंदोलन की बात कर ली जाए तो वहाबी आंदोलन की बात करें तो भारत में वहाबी आंदोलन का जो संस्थापक होता है वो कौन होता है? सैयद अहमद बरेलवी। लेकिन देखिएगा कि अल्टीमेटली जो इसका प्रमुख केंद्र बन जाएगा ये पटना बन जाएगा 1830 के दशक में, और यहाँ के जो प्रमुख नेता होंगे वो कौन होंगे? विलायत अली, इनायत अली। तो इनका नाम आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा मोहम्मद हुसैन, फरहत हुसैन भी होते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, विलायत अली, इनायत अली। और उसके बाद 1857 की क्रांति की बात कर ली जाए तो इसकी शुरुआत वर्तमान में जो झारखंड है, झारखंड के रोहिणी से शुरुआत होती है 12 जून 1857 को। उसके बाद ये 1857 की क्रांति आगे बढ़ती हुई पटना पहुंचती है, ठीक है। पटना में नेतृत्व प्रदान किया जाता है, पुस्तक विक्रेता एक होते हैं पीर अली, इनके द्वारा, लेकिन अल्टीमेटली विलियम टेलर के द्वारा, जो पटना का उस समय कमिश्नर होता है। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। अल्टीमेटली देखिएगा कि पीर अली को फांसी दे दी जाती है। और उसके बाद देखिएगा, देखिए ये जो 1857 की क्रांति शुरू होती है, बिहार की अगर बात करिए तो रोहिणी से शुरू होती है, रोहिणी से पटना, पटना से मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर अर्थात आरा। तो जगदीशपुर की बात कर लिया तो यहाँ से जो नेतृत्व प्रदान किया जाता है ये तो आप जानते ही होंगे, वीर कुंवर सिंह। इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रख लीजिएगा, आपको ध्यान होगा ही। और इसके आगे बात कर ली जाए तो देखिए बिहार स्पेशल के अंतर्गत जो पहले वाला नोट्स है उनको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो जो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है उसको मैं इसके आगे लगा देता हूँ। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं बिहार स्पेशल के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से कवर हो जाएंगी। आगे मैं वीडियो लगा देता हूँ, और जहाँ पर अपडेट करने की ज़रूरत पड़ी है उसमें भी मॉडिफिकेशन है काफ़ी जगह पर, ठीक है। तो जहाँ पर भी अपडेट करने की ज़रूरत पड़ी है वहाँ पर अपडेट किया गया है, तो वीडियो, उसी वीडियो के अंतर्गत बाकी मॉडिफिकेशन भी आपको दिख जाएगा। इसीलिए आगे उस वीडियो से आप बिहार स्पेशल को कंप्लीट कर लीजिए। चलिए उसके बाद बात करते हैं होम रूल लीग आंदोलन की। तो अब सारी चीज़ें हम बिहार के संदर्भ में देखेंगे, क्योंकि ये सारी घटनाएं केंद्रीय स्तर पर भी हुई हैं, राष्ट्रीय स्तर पर हुई हैं, ठीक है ना, लेकिन हम बिहार के संदर्भ में चीज़ों को देखते हैं। तो होम रूल लीग की बात की जाए, 1916 में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत होती है, लेकिन बिहार के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। बिहार में इसकी स्थापना होती है 16 दिसंबर 1916 को। 16 दिसंबर 1916 को कहाँ पर? पटना में, बांकीपुर पटना में, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने की? मजहरुल हक ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सचिव कौन रहे? चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ नारायण सिंह। उसके बाद बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह की। चंपारण सत्याग्रह की बात की जाए तो ये तो आप जानते हैं 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था और सफल भी रहा था। ये 3 कट्ठिया प्रणाली के विरुद्ध था। नील की जो खेती होती थी ना, उसमें ये अंग्रेजों के द्वारा ये फिक्स कर दिया गया था कि 20 कट्ठे में, अर्थात 1 बीघा में 3 कट्ठे के खेत में 3 कट्ठा में आपको नील की खेती करना अनिवार्य है, जरूरी है। और नील की खेती से अब देखिए, एक तो उचित दाम नहीं मिलता था, उसके बाद नील की खेती करने से भूमि की जो उत्पादन क्षमता थी, उसकी उर्वरता थी, वो बहुत तेज़ी से ख़त्म होती जा रही थी, ठीक। तो इसका विरोध कर रहे थे, इससे परेशान थे वहाँ के किसान परेशान थे इससे। तो इसलिए 3 कट्ठिया प्रणाली के विरुद्ध ये चंपारण सत्याग्रह किया गया था, ठीक है ना। 20 कट्ठा में 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य किया गया था, इसलिए तो 3 कट्ठिया प्रणाली के विरुद्ध ये सत्याग्रह किया गया था। हाँ, चंपारण सत्याग्रह की बात की जाए तो महात्मा गांधी को जो आमंत्रण दिया जाता है इस सत्याग्रह के लिए, मतलब यहाँ पर आकर हमारे किसानों की समस्या को देखिए, कुछ करिए, तो इसके लिए जो आमंत्रण दिया जाता है वो राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया जाता है। राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया जाता है। कहाँ पर राजकुमार शुक्ल मिलते हैं? महात्मा गांधी से जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है ना लखनऊ में, वहाँ पर ये आमंत्रण देते हैं 1916 में। तो थोड़ा सा आप खाली ये ध्यान रख लीजिए कि आमंत्रण महात्मा गांधी को कौन देता है? राजकुमार शुक्ल। हाँ, प्रमुख सहयोगी कौन रहे ये भी नाम थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। राजेंद्र प्रसाद रहे, अनुग्रह नारायण सिंह रहे, मजहरुल हक रहे, ब्रजकिशोर प्रसाद, ये सब रहे, ठीक है ना। हाँ, एक समिति की स्थापना होती है, एक समिति बनाई जाती है इस सत्याग्रह के दौरान, ताकि वो जांच कर सके क्या सही है क्या गलत है, जिसका नाम है चंपारण एग्रेरियन समिति। इसका गठन कौन करता है? एडवर्ड अल्बर्ट गेट, जो उस समय बिहार का उपराज्यपाल होता है। अध्यक्ष कौन होता है? FG सलाई।
थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और बतख मियाँ की बात कर ली जाए तो देखिए, गांधी जी की चंपारण यात्रा के दौरान इरविन नाम का एक नील बगान मैनेजर होता है, प्रबंधक होता है, उसके द्वारा गांधी जी को डिनर के लिए आमंत्रित किया जाता है, रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया जाता है। उसी डिनर के दौरान इरविन जो होता है ना, इरविन का एक रसोइया होता है जिनका नाम होता है बतख मियाँ। तो बतख मियाँ को काफी सारा प्रलोभन देता है, लालच देता है और धमकी भी देता है कि ये जहर मिला हुआ दूध ले जाकर गांधी जी को पिला दे। तो बतख मियाँ की बात करें तो ये ले जाते हैं, गांधी जी को दूध देते हैं, लेकिन ये भी बता देते हैं कि इसमें जहर मिला हुआ है। इस प्रकार गांधी जी की ये जान बचाते हैं। कौन? बतख मियाँ। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। दरभंगा किसान आंदोलन की बात कीजिए, दरभंगा किसान विद्रोह की बात कीजिए तो ये दरभंगा महाराज के विरुद्ध होता है, वही शोषण ओषण के विरुद्ध होता है, दरभंगा महाराज के विरुद्ध होता है, जिसका नेतृत्व कौन करता है? स्वामी विद्यानंद। ठीक है ना, स्वामी विद्यानंद के द्वारा। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये मधुबनी वाला क्षेत्र जो होता है। उसके बाद बात करते हैं किसान सभा की। किसान सभा 1922-23, इसका गठन कौन करता है? मोहम्मद। इसके गठनकर्ता कौन है? मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह। नाम ध्यान रख लीजिएगा, कहाँ पर? मुंगेर में। फिर बिहार प्रांतीय किसान सभा की बात कीजिए 1929 में, डेट याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा। गठन किसके द्वारा किया जाता है? सहजानंद सरस्वती के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? सहजानंद सरस्वती। अध्यक्ष भी यही रहते हैं। कहाँ पर ये इसका गठन होता है? सोनपुर मेला में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सचिव कौन होते हैं? श्री कृष्ण सिंह। पूरा का पूरा ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1934 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर? अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? नरेंद्र देव और सचिव होते हैं जयप्रकाश नारायण। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अखिल भारतीय किसान सभा। ठीक, तो ये तो आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे। इसकी स्थापना होती है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होती है लखनऊ में। अध्यक्ष होते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती, बहुत इंपॉर्टेंट है। सचिव भी ध्यान में रख सकते हैं प्रोफेसर NG रंगा। असहयोग आंदोलन की बात की जाए तो ये टाइम पीरियड ध्यान रख सकते हैं 1920-22, लेकिन बिहार में इसका प्रस्ताव पहले ही पारित कर दिया जाता है असहयोग आंदोलन का। 6 अप्रैल 1919 को बिहार में हड़ताल कर दिया जाता है असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है। जिसमें प्रमुख नेता जो रहते हैं, इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखिएगा। मोहम्मद जुबैर होते हैं कहाँ से? मुंगेर से, ठीक है, नेतृत्व करते हैं। गुलाम इमाम कहाँ से? पटना से नेतृत्व। गोरख प्रसाद मोतिहारी से। राहुल सांकृत्यायन, ठीक है ना, राहुल सांकृत्यायन छपरा से। इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा, राहुल सांकृत्यायन। उसके बाद बात करते हैं बिहार में। हाँ, ये तो मैंने बता दिया ना, बिहार में पहले ही प्रस्ताव पारित कर दिया जाए, पास कर दिया जाता है। हाँ, इसी के क्रम में, असहयोग आंदोलन के क्रम में सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड अखबार का प्रकाशन होता है। किसके द्वारा किया जाता है? मजहरुल हक के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, तीनों बात याद रखिएगा। हाँ, उसके बाद ये भी ध्यान रख लीजिएगा, मजहरुल सज्जाद द्वारा इमारत शरिया का गठन किया जाता है फुलवारी शरीफ में असहयोग आंदोलन के दौरान। उसके बाद ये नाम ध्यान रख सकते हैं, बिहार स्वराज दल की स्थापना होती है 1923 में स्थापना होती है, जिसका अध्यक्ष होते हैं नारायण प्रसाद। और ये भी ध्यान रख लीजिएगा, बिहार स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह के द्वारा होती है, ठीक है। अध्यक्ष कौन होते हैं? नारायण प्रसाद, सचिव अब्दुल बारी, और जो इसके संस्थापक हैं बिहार स्वराज दल के, कौन है? श्री कृष्ण सिंह, ध्यान रख लीजिएगा। साइमन कमीशन की बात कीजिए 1928 में साइमन कमीशन आता है, ठीक है, जिसका बहिष्कार बिहार में भी होता है। ये आयोग, साइमन कमीशन जो है, साइमन जो आयोग है, इसके सदस्य का पटना आगमन होता है 12 दिसंबर 1928 को। पटना में आगमन, साइमन कमीशन के जो लोग हैं, सदस्य हैं, इनका आगमन कब होता है? 12 दिसंबर 1928 को, ठीक है। यहाँ पर भी विद्रोह होता है, जिसका नेतृत्व बिहार में जो नेतृत्व करता है वो कौन करता है? अनुग्रह नारायण सिंह। और राष्ट्रीय स्तर पर तो आपको पता ही होगा, लाला लाजपत राय, ठीक। दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात की जाए 1930 में ये शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी के लिए यात्रा निकलती है साबरमती से, आप पढ़ लिए होंगे या फिर जब हम भारत का इतिहास दोबारा देखेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे। दांडी के लिए यात्रा निकलती है साबरमती से, जहाँ पर नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाती है। लेकिन हम बिहार के संदर्भ में यहाँ पर देख रहे हैं, तो दांडी यात्रा में बिहार के जो एकमात्र प्रतिभागी थे, ठीक है ना, पार्टिसिपेंट थे, वो कौन थे? गिरवरधारी चौधरी, जिनको कारो बाबू के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। गिरवरधारी चौधरी, जिनको कारो बाबू के नाम से जाना जाता है। हाँ, बिहार की बात की जाए तो बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत होती है 15 अप्रैल 1930 को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 15 अप्रैल 1930 को शुरुआत होती है। कहाँ से? चंपारण और सारण में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर। कैसे शुरुआत होती है भाई? चंपारण और सारण में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर शुरुआत होती है 15 अप्रैल 1930 को। प्रमुख नेता की बात की जाए जो नेतृत्व करते हैं,
तो पटना से नेतृत्व करते हैं जगत नारायण लाल, ठीक है। मुजफ्फरपुर से रामदयालु सिंह, याद रखिएगा। मुंगेर से श्री कृष्ण सिंह, दरभंगा से सत्यनारायण सिन्हा आदि, ठीक है ना। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही नंगी आंदोलन होता है छपरा जेल में। यहाँ पर विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने के लिए, विदेशी वस्त्र नहीं पहनना चाहते थे, नहीं पहनना था उनको, तो वस्त्रों का त्याग कर देते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नंगी आंदोलन होता है। ये स्थान ध्यान रखिएगा, क्षेत्र ध्यान रखिएगा, छपरा जेल में। उसके बाद बात करते हैं, हाँ ये भी ध्यान रखिएगा, चौकीदारी कर बंद करने के लिए भी आंदोलन किया जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, चौकीदारी कर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। हाँ ये ध्यान रखिएगा, नखास पिंड आंदोलन, ये नखास पिंड जगह का नाम है पटना में। यहाँ पर नमक बनाकर नमक कानून भंग किया जाता है, ठीक है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखिएगा, नखास पिंड आंदोलन। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात की जाए तो आप भारत का जो आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे वहाँ पर भी देखेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है ना। तो वहाँ पर प्रथम जो सत्याग्रही होते हैं विनोबा भावे, दूसरे होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन बिहार के संदर्भ में हम बात करें तो प्रथम सत्याग्रही जो है श्री कृष्ण सिंह है, दूसरे सत्याग्रही जो हैं वो कौन है, अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक। उसके बाद बात की जाए भारत छोड़ो आंदोलन की। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की बात करें तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। लेकिन 9 अगस्त 1942 को ही राजेंद्र प्रसाद, मथुरा बाबू, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह बाबू, इन लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है। राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए तो इनको बांकीपुर जो कि पटना में है उस जेल में रखा जाता है। इसी क्रम में भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में महाधिवक्ता के पद से, ठीक है ना, महाधिवक्ता के पद से, एडवोकेट के पद से बलदेव सहाय जो है वो त्यागपत्र दे देते हैं। महाधिवक्ता के पद से बलदेव सहाय त्यागपत्र दे देते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पटना सचिवालय गोलीकांड की बात की जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही यह घटना घटित होती है। पटना सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को, 11 अगस्त 1942 को, डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 11 अगस्त 1942 को यह घटना घटित होती है। इसमें छात्रों का कुछ समूह पटना सचिवालय पर, ठीक है ना, झंडा फहराने की कोशिश में, वहाँ जाने की कोशिश में ये गोलीकांड, ये हत्याकांड हो जाती है। किसके ऑर्डर पर, WG आर्चर के द्वारा ये ऑर्डर दिया जाता है। गोली चलाई जाती है जिसमें बहुत छात्र घायल भी होते हैं, लेकिन 7 छात्र शहीद हो जाते हैं, ठीक है ना। जिनमें नाम है, एक तो है उमाकांत सिन्हा, ये सारण के थे, रामानंद सिंह पटना के थे, सतीश चंद्र झा भागलपुर से, देवीपत चौधरी जमालपुर से, राम गोविंद सिंह पटना से, राजेंद्र सिंह सारण से और जगपति कुमार औरंगाबाद से। तो ये नाम ध्यान रख सकते हैं, बार बार देखेंगे तो चीज़ें ध्यान में आ जाएंगी। जयप्रकाश नारायण की बात की जाए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण की बात की जाए तो ये हजारीबाग जेल से फरार होते हैं, ठीक है, ये जेल में होते हैं, वहाँ से ये फरार होकर कहाँ चले जाते हैं, नेपाल चले जाते हैं। वहाँ राजविलास जंगल में, नेपाल के राजविलास जंगल में ये आज़ाद दस्ते का गठन करते हैं 1943 में, 1943 में आज़ाद दस्ते का गठन करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद बात कर ली जाए तो यहाँ से आप कुछ एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, इनको ध्यान रख लीजिएगा। जैसे देखिएगा 1894 में बिहार टाइम्स पत्रिका का संपादन किया जाता है महेश नारायण के द्वारा। इनके प्रमुख सहयोगी होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ पर देखिएगा कि बिहार टाइम्स जो पत्रिका है इसमें बिहार मतलब पृथक बिहार की मांग का उल्लेख मिलता है पहली बार बिहार टाइम्स पत्रिका में 1894 में। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी उसके बाद देखिएगा कि रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की जाती है बाबाजी ठाकुर दास के द्वारा 1906-7 में पटना में, ठीक है, रामकृष्ण सोसाइटी। अनुशीलन समिति की बात कर ली जाए जो कि आपने आधुनिक बिहार के अंतर्गत देखा होगा, तो पटना में अनुशीलन समिति 1913 में सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा स्थापित की जाती है, ठीक है। भूपेंद्र नाथ दत्त की बात कर ली जाए तो इनके द्वारा देखिएगा एक क्रांतिकारी संस्था होती है भवानी मंदिर, इसकी स्थापना की जाएगी। उसके बाद 1908 के आसपास देखिएगा बिहार में जो पहला प्रादेशिक सम्मेलन होगा, प्रथम बिहार प्रादेशिक सम्मेलन, इसमें देखिएगा मोहम्मद फखरुद्दीन जो होते हैं इनके द्वारा पृथक बिहार की मांग की जाती है, ठीक है। ये पत्रिका के माध्यम से सबसे पहले यहाँ पर उल्लेख मिलता है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 1908 में मोहम्मद फखरुद्दीन के द्वारा पृथक बिहार की मांग की जाती है प्रथम बिहार प्रादेशिक सम्मेलन के दौरान। और उसके बाद देखिएगा कि जो होम रूल लीग आंदोलन हुआ आपने देख लिया होगा, तो उसके टाइम में 2 बार बिहार का दौरा किया जाता है एनी बेसेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी जो असहयोग आंदोलन आपने देखा है, असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में यहाँ पर देखिएगा सदाकत आश्रम की स्थापना की जाती है। ये सदाकत आश्रम जो होता है ये खैरू मियाँ जो होते हैं इनकी ज़मीन पर सदाकत आश्रम की स्थापना की जाती है और यहीं से दी मदरलैंड नाम का अखबार प्रकाशित किया जाता है मजहरुल हक के द्वारा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपने देख ली होंगी। हाँ, इसी असहयोग आंदोलन के दौरान आप देखिएगा 1921 में 6 फरवरी 1921 को जो राष्ट्रीय महाविद्यालय इसके अंदर में बिहार विद्यापीठ की स्थापना की जाती है महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं।
बाकी देखिएगा पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में मणिंद्र नारायण राय के द्वारा की जाती है और 1938 में मोमिन कांग्रेस की स्थापना की जाती है अब्दुल कयूम अंसारी जी के द्वारा। और उसके बाद बात कर लिया तो मुंगेर का जो बरहिया ताल है, मुंगेर के बरहिया ताल में जो विद्रोह होता है उसका उद्देश्य होता है बकास्त भूमि वापसी की मांग। और देखिएगा बकास्त भूमि को लेकर ही आंदोलन एक होता है, इसका आयोजन किया जाता है 1937-38 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। तो ये नाम ध्यान रख लीजिएगा, बकास्त भूमि आंदोलन का आयोजन स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि बिहार से जो महिला होती है, महिलाओं में आशा सहाय जो होती हैं, ये महिला होती है जो आज़ाद हिंद फौज में शामिल होती हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। और देखिएगा कि महिलाओं में बिहार की जो महिलाएं होती हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देखा जाए तो 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, जिसमें देखिएगा कि इसी के क्रम में पटना में तिरंगा लहराया था गौरीदास ने, ठीक है। तो ये नाम ध्यान रख सकते हैं। 16 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस, मतलब लाहौर अधिवेशन जब हुआ था 1929 में, तो वहीं पर ये घोषणा की गई थी कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ठीक है। तो इसी के क्रम में देखिएगा पटना में तिरंगा लहराया जाता है गौरीदास जी के द्वारा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। बाकी इसके अलावा ये मैंने आपको बता ही दिया है कि अंग्रेजी शासनकाल में अफीम उत्पादन का जो प्रसिद्ध केंद्र होता है बिहार होता है। और ये 1857 का जो विद्रोह का क्रम ये मैंने आपको बता दिया है, रोहिणी, पटना, फिर मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। और ये 1855 में देखिएगा कि जो अंग्रेजी कमांडर होता है मेजर बारो, इसको हराया जाता है संथालों के द्वारा। तो ये भागलपुर के आसपास का जो क्षेत्र है यहीं पर हराया जाता है, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी पीर मोहम्मद मुनीस के द्वारा देखिएगा जो चंपारण के किसान थे उनके द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया गया कि दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे शब्द का जैसे विशेषण का प्रयोग किया जाता है पीर मोहम्मद मुनीस जी के द्वारा, ठीक है। बिहार के भूगोल की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात नहीं करेंगे, 2 लाइन की तो बात है। आप सामान्य परिचय वाले वीडियो और नोट्स में उन चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट बात करने वाले हैं भूगर्भिक संरचना से, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से। इसके बाद एक एक करके सारी चीज़ों को देख लेंगे, जैसे भौतिक संरचना हो गई, बिहार की मिट्टियाँ हो गई, बिहार की नदियाँ हो गई, मतलब बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भूगोल के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं उन सारी चीज़ों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद चलिए बात करते हैं भूगर्भिक संरचना की। भूगर्भिक संरचना की बात कीजिए, अर्थात भू अर्थात पृथ्वी, गर्भ मतलब पृथ्वी का अंदर वाला हिस्सा कैसा दिखता है बिहार में, ठीक, उनको देखने वाले हैं। उसके बाद भौतिक संरचना भी देख लेंगे, मतलब बाहर से कैसा दिखता है, क्या स्ट्रक्चर है, ठीक। तो भूगर्भिक संरचना की बात की जाए उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको मैप का आइडिया जरूर होना चाहिए, बिहार के मैप का आइडिया जरूर होना चाहिए। ये तो जरूर पता होना चाहिए कि सीमांत जिले कौन कौन से हैं, मतलब सीमा रेखा पर उत्तर में कौन कौन से हैं, पूर्व में कौन कौन से जिले हैं, इधर दक्षिण में कौन कौन से हैं, पश्चिम में कौन कौन से जिले हैं। और मोटा मोटी ये भी पता होना चाहिए बीच वाले जो जिले हैं, मतलब इधर की तरफ अंदर में जो जिले हैं ना, इनका पता होना चाहिए कि कौन सा जिला किधर की तरफ है। हल्का फुल्का भी आइडिया होगा तो आराम से आप क्वेश्चन को सही टिक कर पाएंगे, क्वेश्चन का आंसर सही टिक कर पाएंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप मैप में कम से कम इतना जरूर ध्यान में रखिए कौन सा जिला किधर की तरफ है, ठीक है। अब जैसे इसी की बात कर लीजिए, भूगर्भिक संरचना की बात कर लीजिए, तो 4 भागों में इसको बांटा गया है। एक तो इधर धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, इधर जो ये दक्षिणी सीमांत पठारी क्षेत्र है, ठीक। इसी में इधर की तरफ ये वाला हिस्सा जो है ये विंध्यन क्रम के अंतर्गत आता है। ये टर्शियरी चट्टानें हैं और ये क्वाटरनरी चट्टानें, मैदानी भाग जिसके अंतर्गत आता है ये बड़ा वाला हिस्सा, सबसे बड़ा यही हिस्सा है और सबसे नया है। हाँ, एक और बात आप ध्यान में रखिएगा, सबसे पुरानी चट्टानें जो है ना ये है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, सबसे पुरानी। उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। तो अगर आप मैप को ध्यान में रखते हैं ना, एक तो वो जिला ध्यान में रखेगा, उसके बाद इस मैप की बात, भूगर्भिक संरचना की बात की जाए तो इस मैप को दिमाग में सेट कर जाइए कि हाँ इधर की तरफ दक्षिण की तरफ यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, ये विंध्यन क्रम की है, इधर टर्शियरी चट्टानें हैं और सबसे पुराना ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। आसानी से आप दिमाग में सेट कर पाएंगे, रटने की जरूरत ही नहीं है और कोई कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए अगर पूछ लिया जाए कि धारवाड़ क्रम के अंतर्गत कौन से क्षेत्र नहीं आते हैं, क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, ठीक। तो एक तो उपाय है कि आप जिलों को रट जाइए, इधर की तरफ जो जिले हैं उनको रट जाइए, और एक उपाय ये है कि मैप से चीज़ों को ध्यान में रखिए, रटने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी सबसे पुरानी पहाड़ी है, और ऑप्शन में खड़गपुर की पहाड़ी थी। तो खड़गपुर की जो पहाड़ी है ना वो धारवाड़ क्रम के अंतर्गत ही आती है, इसलिए मैं इतनी बातों को आपको बता रहा हूँ, इन सारी बातों को, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा सबसे पुरानी, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। हाँ, विस्तार की बात कर ली जाए तो मैप से तो आप ध्यान रखिएगा, भले मैंने लिख दिया है लेकिन मैप से आप जरूर ध्यान रखिएगा।
धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात कीजिए, विस्तार की बात कीजिए, तो मैंने कुछ जिलों को लिख दिया, जैसे बिहार शरीफ हो गया, गया हो गया, आपको पता है ना, यहाँ कैमूर है, इधर रोहतास है, ठीक है। यहाँ पर आइएगा, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, ठीक है, ऐसे करके जिले हैं, मुंगेर है इधर। तो चलिए हम क्या बता रहा था, तो धारवाड़ चट्टानों की बात की जाए तो विस्तार की बात करें तो देखिए बिहार शरीफ हो गया हो गया, राजगीर हो गया, नवादा हो गया, जमुई हो गया, मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ी देख लीजिए, मुंगेर की जो खड़गपुर पहाड़ी है इधर वाला हिस्सा हो गया। तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैप से चीज़ों को ध्यान में रखेंगे ना, मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ी इधर की तरफ, मैप से चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो आसानी से याद रख पाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं विंध्यन क्रम। विंध्यन क्रम की बात की जाए, इसके विस्तार की बात की, मतलब बिहार के कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं, तो देखिए कैमूर, मुख्य रूप से कैमूर और रोहतास, इधर कैमूर है, यहाँ रोहतास है, याद रटने की जरूरत ही नहीं है, मैप आपको पता है तो। उसके बाद टर्शियरी चट्टानों की बात की जाए तो इसका विस्तार पश्चिमी चंपारण, सोमेश्वर पहाड़ी उधर की तरफ ही है, पश्चिमी चंपारण की तरफ सोमेश्वर की पहाड़ी है, हिमालय का जो तराई क्षेत्र है, इधर वाला तराई क्षेत्र, यहाँ वाला तराई क्षेत्र इधर भी है, बट यहाँ की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक। तो आप ऐसे ध्यान में रख पाएंगे आसानी से, रटने की जरूरत ही नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है। क्वाटरनरी चट्टानों की बात की जाए तो ये मैदानी क्षेत्र वाला जो हिस्सा है ना, क्वाटरनरी चट्टानों के अंतर्गत आ जाएगा। ये एक्चुअली जो मैदान, ये इधर की तरफ ये जो मैदान बना हुआ है, मैदानी भाग जो है, ये इधर की तरफ से जो नदियाँ आती हैं ना, उनके द्वारा लाए गए अवसादों के द्वारा ये मैदान निर्मित हुआ है, ठीक। और इधर की तरफ से जो नदी आती है, असल में ये बीच में थोड़ा सा धंसा हुआ है और इधर की तरफ उठा हुआ है, इसलिए नदियों का बहाव ऐसे होता है, इधर की तरफ उठा हुआ है, इधर की तरफ थोड़ा सा धंसा हुआ है, ठीक। नदियों के बहाव से आप समझ सकते हैं कि इधर की तरफ धंसा हुआ है कि इधर की तरफ उठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, हाँ तो ये मैंने लिख ही दिया, क्वाटरनरी चट्टानें, विस्तार, मैदानी क्षेत्र, गंगा एवं सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित मुख्यतः, ठीक है ना। निर्माण अभी भी जारी है क्योंकि हमेशा नदियों के द्वारा अवसाद लाए ही जाते रहते हैं और ये काफ़ी उपजाऊ है, बिल्कुल उपजाऊ होगी ही। और हाँ, ये मैंने लिख दिया है कि सबसे प्राचीन कौन सा है, सबसे प्राचीन है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, उसके बाद विंध्यन क्रम की, उसके बाद टर्शियरी, उसके बाद क्वाटरनरी, मतलब सबसे नया वाला ये है। तो आप जरूर ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। उसके बाद बात करते हैं भौतिक संरचना की बात की जाए तो 3 भागों में इसको बांटकर देखा जा सकता है। एक तो शिवालिक, अर्थात शिवालिक का जो पर्वतीय भाग है, मतलब हिमालय वाला जो क्षेत्र है एवं तराई क्षेत्र, उसी के अंतर्गत आ जाएगा। हम एक एक करके देख लेंगे। फिर मैदानी भाग है, दक्षिण का जो सीमांत पठारी भाग है, ठीक। एक एक करके सारी चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे शिवालिक का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसकी बात की जाए, इधर की तरफ, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है भाई, यहाँ पर मैंने सब लिख दिया है। जैसे सोमेश्वर श्रेणी हो गई, हरहा घाटी हो गई, हरा नदी के नाम पर है हरहा घाटी, दून घाटी, इसी को दून घाटी भी बोलते हैं, या फिर रामनगर दून, इधर की तरफ सोमेश्वर श्रेणी, हरहा घाटी, ये दून, मतलब बीच में ये हरहा घाटी है, ठीक। इधर रामनगर दून है, इधर सोमेश्वर श्रेणी है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने सब कुछ लिख दिया है। बिहार की जो सबसे उत्तरतम, मतलब सबसे उत्तरतम जो श्रेणी है ना, वो सोमेश्वर श्रेणी है, सबसे उत्तर साइड में, वो दिख भी रहा है आपको। सर्वोच्च चोटी जो फोर्ट सोमेश्वर, हाइट कितनी है, 874 मीटर है, पश्चिम चंपारण में, वो मैप में आपको दिख ही रहा है, तो रटने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए मैं आपको बार बार सजेस्ट करूंगा कि मैप से चीज़ों को ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए। हरहा घाटी की बात कीजिए तो ये मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल इनके, ये नॉर्थ में है, सोमेश्वर श्रेणी नॉर्थ में है, हरहा घाटी ये मध्य में है, लिख दिया है यहाँ पर मैंने, रामनगर दून साउथ में है। तीनों की बात की जाए, इन तीनों की बात की जाए तो ये नॉर्थ में है सबसे, ये साउथ में है, और हरहा घाटी बीच में है, मध्य में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। रामनगर दून की बात कीजिए तो ये मैंने लिख दिया है शिवालिक का दक्षिणतम, हरहा घाटी के दक्षिण में है, तो ये तो मैंने बता ही दिया है, लिखा हुआ है, इसी से आपको समझ में आ जाएगा, ये ना भी पढ़ेंगे तब भी। और ये मैंने लिखा है सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के मध्य, तो ये आपको दिख ही रहा है, ये नॉर्थ में है, ये साउथ में है, तो ये भी मध्य में ही आएगा, ये ना भी पढ़ेंगे तो चलेगा, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं मैदानी भाग की बात की जाए तो मैदानी भाग में बात करें, देखिए 2 भागों में बांट कर देखा जा सकता है इसको। बीचों बीच गंगा नदी बहती है, ठीक। इसके उत्तर वाले को गंगा का उत्तरी मैदान बोला जा सकता है, और ये वाला जो है गंगा का दक्षिणी मैदान, मतलब ये उत्तरी मैदान हो गया, ये दक्षिणी मैदान हो गया। ये बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं है। तो मैदानी भाग के अंतर्गत आप ये देख ही सकते हैं कि ये उत्तरी गंगा का मैदान हो गया, ये गंगा का दक्षिणी मैदान हो गया। इधर की तरफ आप ध्यान रख सकते हैं, उत्तरी गंगा के मैदान की तरफ की प्रमुख जो दोआब हैं, दोआब अर्थात दो, मतलब दो तो समझ में आ ही रहा है, आब मतलब पानी, मतलब 2 नदियों के बीच में, यहाँ आब नदी के लिए यूज किया गया है। 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, तो कैसे कैसे ये बांटा गया, एक तो घाघरा गंडक वाला दोआब हो गया, गंडक कोसी हो गया,
कोसी महानंदा हो गई, यही तो प्रमुख नदियां हैं उत्तर की तरफ। ठीक है, चलिए नदी की बात अभी करने वाले हैं, उसमें हम सारी बातें कर लेंगे। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए, उत्तर की तरफ जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी है? घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती, कोसी, महानंदा, अभी हम देखने वाले हैं अच्छे से। गंगा का जो दक्षिणी मैदान है, इधर की तरफ जो प्रमुख नदियां हैं, कर्मनाशा है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, क्यूल है, ये सब नदियां हैं, प्रमुख नदियां हैं दक्षिण की तरफ। अभी एक एक करके सारी चीज़ों को देखेंगे। हाँ, ये देख लीजिए, दक्षिण का जो सीमांत पठारी भाग है, सीमांत पठारी भाग, तो वो आपको यहीं पर दिख गया है आपको, ये वाला, ये पूरा हिस्सा, जिसमें ये वाला हो गया धारवाड़ क्रम के अंतर्गत आ जाएगा, ये विंध्यन क्रम के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब यहाँ इधर मुंगेर से लेकर इधर बांका तक, समझ पा रहे होंगे आप चीज़ों को। वही यहाँ पर मैंने लिखा होगा, मुंगेर बोल रहा हूँ, क्या नाम है उसका, कैमूर से लेकर बांका तक। तो दक्षिण का जो सीमांत पठारी भाग है वो पश्चिम में कैमूर से लेकर पूर्व में मुंगेर एवं बांका तक फैला हुआ है। ठीक, जो नैरो स्ट्रिप है, संकीर्ण पट्टी है। तो ये तो मैप में देख ही चुके हैं, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैप से अगर चीज़ों को समझना आप सीख गए, फिर तो बहुत ही आसान हो जाएगा कुछ भी पढ़ना, कम से कम भूगोल पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। बात करते हैं बिहार की मिट्टियों की। बिहार की मिट्टियों की बात की जाए तो देखिए, मैंने ये वाला मैप यूज किया है, हो सकता है आप बिहार की मिट्टियों से संबंधित अलग मैप भी देख सकते हैं, लेकिन ये वाला मैप मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि अभी जो बीपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस इस वाले मैप से सही सही सॉल्व हो पा रहे हैं, अच्छे से सॉल्व हो जा रहे हैं, इसलिए ये वाला मैप यूज किया है। अगर कोई करेक्शन होता है तो मैं अपडेट कर दूंगा, फिलहाल आप इस मैप को ध्यान रख सकते हैं। देखिए, मिट्टियों की बात की जाए तो मिट्टियों में बहुत कुछ पढ़ने को नहीं है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात की जाए, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मोटा मोटी आपको आइडिया हो ना कि कौन सी मिट्टी का विस्तार किधर की तरफ है, कौन कौन से जिलों की तरफ है, तो आसानी से क्वेश्चंस को आप हल कर पाएंगे, आसानी से क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। आगे पढ़ने को बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं उन पर आप फोकस करते हैं, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो जो हाईलाइट नहीं किया हुआ है उनको बस ऐसे ही देख सकते हैं एक नज़र। चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को देख लेते हैं। 3 भागों में इसको हम देखेंगे। एक तो उत्तर बिहार की जो मैदानी मिट्टी है, उत्तर बिहार की, उसके बाद दक्षिण बिहार की, उसके बाद दक्षिण में जो सीमांत पठारी क्षेत्र है, जो पर्वत और पत्थर वाला क्षेत्र है, उधर की मिट्टी किस टाइप की है, कौन कौन सी मिट्टियां, उनको भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर की मैदानी मिट्टी, उत्तर की मैदानी मिट्टी। ठीक, तो उत्तर बिहार की मिट्टियों की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं पर्वतपदीय मतलब पर्वत का जो निचला वाला हिस्सा है, पैर वाला हिस्सा है, पद मतलब पैर, पर्वत का जो निचला वाला हिस्सा है, पैर का हिस्सा है, उधर की तरफ जो मिट्टी है, ठीक, उनकी बात करते हैं। तो इधर ये किधर की तरफ है, किधर की तरफ पर्वत है बताइए, इसको रटने की जरूरत है ही नहीं, यही तो है यहाँ पर। पश्चिम, इधर हो गया पश्चिम, इधर हो गया उत्तर, पश्चिमोत्तर साइड में, बिहार के पश्चिमोत्तर में, और ये वाला हिस्सा कौन सा है, पश्चिमी चंपारण वाला है। ठीक है, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको मैप ध्यान में रहेगा तो पर्वत पदीय मिट्टी की बात कीजिए तो ध्यान रखिएगा, हाँ, इसी को पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी भी बोलते हैं। भावर क्षेत्र इधर की तरफ मिलेगा आपको। भावर क्षेत्र और तराई क्षेत्र में थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ आपको। देखिए, जब नदियाँ इधर से नदियाँ निकल कर आती हैं ना, नदियाँ इधर की तरफ आती हैं, तो पर्वतों के नीचे बहुत सारे कंकड़ पत्थर भी होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं मोटे मोटे। तो नदियाँ जब आती है तो उसमें विलुप्त हो जाती हैं, वो वाला भावर क्षेत्र है। मतलब नदियाँ जो है नीचे नीचे बहती हैं, कंकड़ पत्थर के नीचे नीचे। ठीक, फिर कुछ दूरी पर आगे आकर फिर नदियाँ ऊपर की तरफ दिखने लगती हैं। दलदली क्षेत्र जो दिखेगा वो तराई वाला क्षेत्र है, मतलब नदियाँ यहाँ से निकलना शुरू होती हैं तराई क्षेत्र से। आप समझ पाएंगे, मोटा मोटी इतना ध्यान में रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, पर्वत पदीय मिट्टी किधर की तरफ है, पश्चिमोत्तर बिहार। ठीक, मैप में आपको दिख ही रहा है, रटने की जरूरत है नहीं। पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है कि कहाँ पर पाई जाती है, तो पश्चिम चंपारण में ऑप्शन में था ये। और रंग आप ना भी देखें तो चलेगा, क्योंकि बहुत सारे रंग हैं, कन्फ्यूजन भी हो जाएगा, तो जरूरत नहीं है आपको। लास्ट में अगर मन करे, सब कुछ पढ़ लिया है, मन कर रहा है कि रंग कैसा होता है, तो देख सकते हैं। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि ना भी देखें तो चलता है, बट मैंने लिख दिया है। तो रंग की बात की जाए तो गहरा भूरा या पीला रंग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है रंग, ध्यान रखना। हाँ, लाल रंग किस वजह से होता है मिट्टी में, या भारत के भूगोल में भी देखेंगे, पढ़े होंगे, चाहे देखेंगे, ठीक है ना, लौह तत्व की वजह से होता है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। बट सबका अलग अलग रंग ध्यान रखना जरूरी नहीं है। देखिए, तराई क्षेत्र की मिट्टी की बात की जाए तो बिहार नेपाल की जो सीमा है ना, उसके साथ पश्चिम चंपारण से कहाँ तक, किशनगंज तक, ये वाला तराई क्षेत्र। अभी तो मैंने बताया पश्चिम चंपारण इधर है, यहाँ से लेकर ये पूर्व में कहाँ तक, इधर सबसे पूर्वी जिला कौन सा है बिहार का, किशनगंज है। सबसे पश्चिमी इधर की तरफ, पश्चिमोत्तर में आ जाइए, सबसे पश्चिमी, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, सबसे पश्चिमी इधर की तरफ है, यहाँ कैमूर। सबसे पूर्वी कौन सा है,
किशनगंज है। मतलब ऊपर की बात की जाए तो पश्चिमोत्तर में, पश्चिमोत्तर बोल रहा हूँ, पश्चिम में जो ये पश्चिम चंपारण है, पश्चिम चंपारण से लेते हुए पूर्व में कहाँ तक, किशनगंज तक। ठीक है, ये सबसे उत्तरी जिला है पश्चिम चंपारण और सबसे पूर्वी है ये किशनगंज। और उसके बाद बात करते हैं तराई क्षेत्र की, बात कर लीजिए। तराई क्षेत्र की बात कर ली गई। रंग आप देख सकते हैं, रंग इसका मिट्टी का जो होता है भूरा तथा हल्का पीला होता है। और उधर की तरफ पत्थर वत्थर है, कंकड़ पत्थर, बहुत ज़्यादा उपजाऊ तो नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा उपजाऊ जो होते हैं वो जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक, उसमें भी नवीन जलोढ़, जिसको खादर मिट्टी बोलते हैं। हाँ, एक और बात ध्यान रखिएगा कि जलोढ़ मिट्टी जो है ना, इसी को बोला जाता है कछारी मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी, इसका अन्य नाम है। ठीक, जलोढ़ मिट्टी को ही बोला जाता है कछारी या दोमट। और बिहार के अधिकांशतः क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है, कछारी मिट्टी पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। और मैप में भी आप देख लेंगे कि इसका विस्तार ज़्यादा है, रटने की जरूरत है नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी की। जलोढ़ मिट्टी में सबसे पहले नवीन जलोढ़ मिट्टी की बात की जाए, नवीन जलोढ़ को ही खादर मिट्टी बोलते हैं। नवीन जलोढ़ इसलिए क्योंकि हर साल नवीन जलोढ़ मिट्टी का विकास होता है। हर साल जो बाढ़ आती है ना, मतलब बाढ़ की वजह से मिट्टियाँ लाई जाती हैं, उसकी वजह से नवीन जलोढ़ मिट्टी का विकास निर्माण होता है। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, निरंतर बाढ़ की वजह से, नदियों के द्वारा जो बाढ़ आती है, ठीक, इसका विकास होता है। काफ़ी उर्वर होती है, काफ़ी उपजाऊ होती है। यहाँ मैंने लिख भी दिया है नवीन जलोढ़ मिट्टी। ये बात ध्यान रखिएगा और ये भी बात ध्यान रखिएगा। और नवीन जलोढ़ को खादर बोलते हैं। हाँ, ये विस्तार मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। देखिए, जैसे नवीन जलोढ़ मिट्टी की बात की है, यहाँ पर दिखाई दिया है पर्वत पादीय मिट्टी इधर की तरफ है, इधर की तरफ। ठीक है, मुख्य रूप से यही ध्यान में रखना है आपको, विस्तार ध्यान में रखना है। और हल्की फुल्की जो छोटी मोटी बातें वो मैंने आपको बता ही दी है, वो लिखा ही हुआ है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तराई मिट्टी की बात की जाए तो आपको दिख ही रहा है उधर मैप में। फिर बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी के बाद बांगर अभी देखने वाला है। खादर मिट्टी की बात की जाए तो ये वाला जो हिस्सा हो गया, ठीक है ना। अब ये वाला हिस्सा से क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था। क्वेश्चन बीपीएससी में ये पूछा गया था, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। ऑप्शन में था काली मिट्टी, देखिएगा अब इसको, काली मिट्टी था। दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ था नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़। उसके बाद था प्राचीन जलोढ़, मतलब पुरानी। उसके बाद था लाल मिट्टी, लाल मिट्टी। अब एक बात बताइए, आपको मोटा मोटी पता हो कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण किधर है। चंपारण इधर हो गया, इधर की तरफ, इधर की तरफ चंपारण हो गया, इधर की तरफ मुजफ्फरपुर हो गया, यहाँ पर दरभंगा हो गया। तो अगर आपको ये पता है तो आसानी से क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, नवीन जलोढ़। काली मिट्टी तो बिल्कुल नहीं होगा, लाल मिट्टी की संभावना ही नहीं है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मोटा मोटी आपको पता होगा ना, मैप का आइडिया होगा कौन सा जिला किधर की तरफ है, तो आसानी से क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे बिना किसी कन्फ्यूजन के। पुरानी जलोढ़ अर्थात बांगर मिट्टी की बात की जाए तो इसमें चूने की अधिकता होती है। रंग इसका गहरा भूरा, हल्का काला भी हो सकता है, हल्का भूरा, सफ़ेद, ये सब। तो रंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ना भी ध्यान में रखेंगे तो चलेगा। हाँ, यहाँ पर जैसे कि नवीन जलोढ़ में बात की जाए तो फसलों में मैंने गन्ना, मक्का, धान, गेहूँ, जूट इत्यादि, ये सारी मुख्य फसलें हैं जहाँ यहाँ पर उगाई जा सकती हैं। हाँ, इसकी विशेषताएं ध्यान रख लीजिएगा। नवीन जलोढ़ मिट्टी में इसमें चीका की अधिकता होती है, अर्थात क्ले की अधिकता होती है। नमी धारण करने की क्षमता इसमें अधिक होती है। नमी धारण करने की क्षमता अधिक है, इसका मतलब वो उपजाऊ अधिक है। ठीक है ना, इसलिए इसकी उर्वरता जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। हाँ, पुरानी जलोढ़ की बात कर रहे थे तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी की बात की जाए, चूने की अधिकता मैंने बता दी है। रंग बहुत जरूरी नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। फसलों की बात की जाए, बहुत जरूरी नहीं है, पढ़ लीजिएगा। धान, गेहूँ, मक्का, गन्ना, ये मुख्य फसलें हैं। सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है इसमें, ठीक है ना, सिंचाई की आवश्यकता होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी में, तो ये उपजाऊ हो सकती है सिंचाई करने के बाद। उसके बाद कगारी मिट्टी की बात की जाए तो नाम से ही भोजपुरी में एक वर्ड है कगरी, मतलब किनारे, तो ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं। गंगा नदी के कगरी, गंगा के किनारे, कगारी मिट्टी। गंगा के जो किनारे किनारे वाली, यहाँ पर लिखा ही होगा, गंगा के दक्षिणी एवं सोन, किउल, फल्गु अर्थात दक्षिण बिहार की जो नदियाँ हैं उनके किनारे वाले, उनके किनारे ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक, कगारी मिट्टी। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें दिखाया गया है, ये वाला हिस्सा कगारी मिट्टी वाला, ये वाला हिस्सा। ठीक, तो बस इतना आप ध्यान में रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा उर्वर नहीं होती है मिट्टी, रंग भूरा होता है। फसलें सरसों, जौ, दाल, मक्का, हाँ ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसमें विभिन्न सब्जियां वगैरह उत्पादन, मतलब अच्छा उत्पादन होता है सब्जियों का, किसमें, कगारी मिट्टी में, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। ओहो, अभी हम बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना ही भूल गया, अभी हम बात कर रहे हैं दक्षिण बिहार की मिट्टियाँ,
जैसे उत्तर बिहार की मिट्टियों की बात हमने कर ली है, ये कगारी मिट्टी जो है ना, हम दक्षिण बिहार की मिट्टियों के अंतर्गत बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं टाल मिट्टी की। तो टाल मिट्टी जो है ना, ये गंगा के दक्षिणी तट पर, मतलब गंगा का जो दक्षिणी तट है ना, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा हिस्सा, ठीक, चौड़ी जो पट्टी है, वहां पर टाल मिट्टी पाई जाती है। ये गंगा है, इधर की तरफ ये 10 किलोमीटर टाल मिट्टी, ठीक है। तो टाल मिट्टी पाई जाती है। और उसके बाद ये काफ़ी उर्वर होती है, काफ़ी उर्वर होती है, और पंकीली मिट्टी होती है, पंख वाली, ठीक है ना, मतलब नमी होती है इसमें। रंग इसका धूसर होता है। इसमें फसल, हाँ ये ध्यान रख सकते हैं, फसलों की बात की जाए तो इसमें रबी फसलों के लिए श्रेष्ठ है। कौन सी मिट्टी? टाल मिट्टी। उसके बाद आपको दिखा देते हैं दक्षिण बिहार की मैदानी मिट्टियों में और बात करें, पुरानी जलोढ़, अर्थात इधर पुरानी जलोढ़ को क्या बोलते हैं? करेल कैवाल मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। दक्षिण बिहार की मिट्टियों की बात कर रहे हैं हम भी। रंग की बात की जाए तो इसका रंग जो होता है पीला व गहरा भूरा होता है। रंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जल धारण करने की क्षमता इसमें भी होती है, इसीलिए उर्वर होती है ये। इसकी प्रकृति जो होती है अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की होती है। फसलों की बात की जाए तो गेहूं, धान, बाजरा और हर सारी फसलें यहाँ पर हो सकती हैं। बलथर मिट्टी की बात की जाए तो बलथर मिट्टी जो है ना, ये जो गंगा के मैदान, गंगा का जो ये, एक मिनट में दिखाता हूँ, गंगा के दक्षिण में जो मैदान है उसका जो दक्षिणी सीमा है, मैप में दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये मैदानी भाग हो गया, ये भी मैदानी भाग हो गया। ये मैप में थोड़ा सा ये वाली लाइन है ना और ऊपर होती, लेकिन चलिए आप मोटा मोटी ध्यान में रखिएगा। तो जहाँ से ये मतलब क्या बोलते हैं, छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र शुरू होता है, छोटा नागपुर पठार का हिस्सा शुरू होता है, क्षेत्र शुरू होता है, ठीक। वहाँ पर ये वाला हिस्सा मैदान का जो दक्षिणी सीमा है, ये थोड़ा नीचे चला गया है, दक्षिणी सीमा है ना, वही बलथर मिट्टी के अंतर्गत आएगा। अब थोड़ा थोड़ा समझ पाए होंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? बलथर मिट्टी की बात की, संकीर्ण नैरो क्षेत्र है, संकीर्ण अर्थात नैरो क्षेत्र है, पतला सा क्षेत्र है, गंगा के मैदान के दक्षिणी सीमा पर है, जहाँ से छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र शुरू होता है, ठीक। तो हल्का फुल्का इतना ध्यान रखेंगे तो चलेगा। रंग यहाँ पर मैंने लिखा हुआ पीलापन लिए हुए, थोड़ा सा इसका रंग लाल होता है। और इसमें इस मिट्टी में रेत तथा कंकड़ की अधिक मात्रा होती है, इसलिए अब कंकड़ पत्थर की मात्रा है तो वो उपजाऊ तो होंगी नहीं। इसमें कौन कौन सी फसलें मुख्य रूप से होती है? अरहर हो सकती है, कुर्थी, ज्वार, बाजरा आदि, ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं दक्षिणी पठार की मिट्टी की, जो सीमांत पठारी क्षेत्र है, ठीक है ना, पठार वाला ये हिस्सा है नीचे वाला, उसमें कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं? उसमें दो प्रकार की मिट्टियों को हम देखते हैं विशेष रूप से। एक तो लाल एवं पीली मिट्टी, इसका निर्माण जो हुआ है अग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों के टूटने की वजह से इसका निर्माण हुआ है। और इसका रंग जो होता है, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है, इसका रंग जो होता है लाल रंग, वो लौह तत्व की अधिकता के कारण। मिट्टी की बात जब भी आती है, जब भी बात आएगी कि लाल रंग, कोई भी मिट्टी हो, लाल रंग किसकी अधिकता के कारण होता है? तो लौह तत्व की अधिकता के कारण। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रख सकते हैं। फसलों को आप पढ़ सकते हैं, मक्का, दलहन, मोटे अनाज आदि इसमें उगाए जा सकते हैं प्रमुख रूप से। लाल बलुई मिट्टी की बात कीजिए तो रोहतास और कैमूर का क्षेत्र है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। लाल बलुई मिट्टी इधर की तरफ, रोहतास कैमूर वाला क्षेत्र, ये वाला लाल बलुई मिट्टी यहाँ पाई जाती है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। कहाँ गया भाई? हाँ, तो अब बलुई मिट्टी है, लाल बलुई मिट्टी है, पठारी क्षेत्र है, तो उर्वर तो होगा नहीं। मोटे अनाज इधर भी उगाए जा सकते हैं, बाजरा, मक्का, ज्वार वगैरह, ये सब जो चीज़ें हैं, तो ये मोटा मोटी चीज़ें हैं। आप थोड़ा सा यही ध्यान रखिएगा कौन सी मिट्टी किधर की तरफ पाई जाती है, और बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र है किस मिट्टी से आच्छादित है, मतलब कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो वो जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी के एक नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, पुरानी जलोढ़, बट कुल मिलाकर समग्र रूप से देखा जाए तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, अधिकांश क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं बिहार की नदियों की। नदियों की बात की जाए तो प्रमुख नदी तो गंगा हो जाएगी, आपको पता ही है। अब गंगा, बाकी सारी नदियाँ गंगा की सहायक हो जाएंगी। तो गंगा की बात की जाए तो देखिए, मैप से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बट गंगा के बारे में आप देख लीजिए। जैसे मैं आपको थोड़ा सा इसी में समझाने की कोशिश करता हूँ, इसी मैप में, चाहे यहाँ पर समझा देता हूँ इस वाले मैप में। जैसे यहाँ से गंगा नदी निकलती है, और इधर से बहुत सारी नदियाँ, जैसे यहाँ से घाघरा आती है, ठीक। ये मैप मैंने, घाघरा जो है ना, यहाँ पर
बिहार और यूपी के साथ सीमा बनाते हुए एंटर करती है। थोड़ी दूर घाघरा बिहार और यूपी के साथ सीमा बनाती है। ठीक, ये मैप मैंने थोड़ा नीट एंड क्लीन नहीं बनाया, बट आप समझ जाइएगा। घाघरा नदी जब यहाँ आती है तो बिहार यूपी के साथ थोड़ा सा सीमा बनाती है। वैसे ही यहाँ गंडक भी बिहार यूपी के साथ सीमा बनाती है। इधर कर्मनाशा, इधर से कर्मनाशा नदी बिहार यूपी के साथ सीमा बनाती है, ध्यान रखिएगा। और ये गंगा नदी है। बाकी इधर से बहुत सारी नदियाँ आती हैं, ठीक है ना। जैसे इधर ये घाघरा हो गई, गंडक, बूढ़ी गंडक, ठीक ना, आप समझ पा रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे। तो कहाँ गया, तो नदी वाली बात कीजिए। गंगा नदी की बात सबसे पहले कर लेते हैं। गंगा का जो प्रवेश होता है ना बिहार में, वो कहाँ पर होता है? चौसा में, बक्सर। चौसा जगह है बक्सर में, चौसा में होता है। बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर है। हाँ, उत्तर दिशा की सहायक जो नदी है, उत्तर की तरफ से जो नदियाँ आकर मिल रही है गंगा नदी में, वो उन नदियों को, आप उन नदियों का नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। और अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्रम भी पूछा जा सकता है। मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ मैंने लिख दिया है, पूर्व से पश्चिम में पूछा जा सकता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है बाईं तरफ से, मतलब उत्तर दिशा की सहायक नदियां, उत्तर दिशा से आकर मिलने वाली नदियां। गंगा ऐसे बह रही है तो इसका बायां कौन सा हो जाएगा? इधर वाला बायां हो जाएगा, इधर वाला दायां हो जाएगा। इधर की तरफ बह रही है तो अर्थात ये उत्तर वाला बायां हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाईं दिशा से आकर मिलने वाली नदियां, उत्तर दिशा से आकर मिलने वाली जो नदियां है वो कौन कौन सी हैं? घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला है, कोसी है, महानंदा है। तो मैप में इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, ठीक है ना, बागमती है, कमला है, कोसी है, महानंदा सबसे इधर पूरब में है। ठीक, तो आप मैप में देख सकते हैं इन चीज़ों को। दाईं ओर से बात की जाए, दक्षिणी दिशा से बात की जाए, सहायक नदी जो है गंगा की, वो है कर्मनाशा है, अभी मैंने बताया, बिहार यूपी के साथ सीमा बनाते हुए। सोन है, फिर पुनपुन है, फल्गु है, क्यूल है, अजय है। ठीक, ये भी पश्चिम से पूर्व की तरफ मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, तो ध्यान रखिएगा। ये क्रम ध्यान रखेंगे, बहुत काम देने वाला है। अच्छा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। पूर्व से पश्चिम पूछे, पश्चिम से पूर्व पूछे, कुछ भी पूछे। हाँ, एक और बात आप ध्यान में रख लीजिएगा, ये तो मैंने चाहिए आपको बता दिया। ये वाला चलिए इसको बाद में हम देख लेंगे कि कौन सा मतलब बिहार यूपी के साथ सीमा बनाते हैं। मैंने लिखा भी होगा नीचे, मैंने लिख दिया है, आप टेंशन नहीं लीजिए। हाँ, ये जरूर देख लीजिए, ये भी थोड़ा सा देख लीजिए, मैप से देखेंगे तो अच्छा ही रहेगा। गंगा के किनारे कितने जिले हैं बिहार में? 12 जिले हैं। नाम देख सकते हैं, मैप में देखेंगे तो अच्छा रहेगा, बट मोटा मोटी आप नाम देख लीजिए, मैप से देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, इसको भी मैंने लिखा है यहाँ पर। बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार। हाँ, गंगा की जो सर्वाधिक लंबाई गुजरती है, कौन से जिला से गुजरती है? पटना से, सबसे ज़्यादा पटना से। ये क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद चलिए हम देख लेते हैं नदियों का उद्गम और उसका मुहाना क्या क्या है, और नदियों से संबंधित और भी इंपॉर्टेंट बातें जो होंगी उनको भी हम इसी में देख लेंगे आगे। पहले उनका उद्गम और मुहाना देख लेते हैं। गंगा की बात की जाए तो देखिए, इंडियन जियोग्राफी में भी, भारत के भूगोल में भी इनको मैंने कवर किया है काफ़ी अच्छे से। दोबारा से आप अगर देख रहे हैं तो इसका रिवीजन हो जाएगा। गंगा की बात की जाए तो इसका जो उद्गम है, ये गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ठीक, गंगा का ये उद्गम है, और ये गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है। गंडक की बात की जाए तो ये नेपाल से निकलती है, मध्य हिमालय से, और गंगा नदी में आकर मिल जाती है पहलेजा घाट हाजीपुर में। घाघरा की बात की जाए तो नेपाल के नाम्बा श्रेणी से निकलकर छपरा में गंगा नदी में मिल जाती है रेविलगंज में। ठीक है। बूढ़ी गंडक की बात की जाए तो ये सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है, ठीक है ना, सोमेश्वर पहाड़ी जो कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण में है, और गंगा नदी में जाकर मिल जाती है कहाँ पर? खगड़िया में, बूढ़ी गंडक। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिए। उसके बाद बात की जाए कोसी नदी की बात की जाए तो नेपाल में सप्तकोशी से निकलती है, और कोसी नदी कुर्सेला में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। महानंदा की बात की जाए तो नेपाल में महाभारत श्रेणी से निकलते हुए ये कहाँ पर मिल जाती है? कटिहार में आकर मिल जाती है, गंगा में। सोन की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर, अमरकंटक के पठार से निकलकर दानापुर, ठीक है ना, दानापुर में आकर पटना में कहाँ पर मिलती है? गंगा नदी में। कर्मनाशा की बात की जाए तो विंध्याचल पहाड़ी का ही हिस्सा है, कैमूर पठार, कैमूर पठार से निकलकर चौसा में आकर मिल जाती है गंगा नदी में, कर्मनाशा नदी। ठीक है ना, इसको अपवित्र नदी के नाम से भी जाना जाता है। मैंने वो लिखा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ों को लिखा है, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पुनपुन की बात की जाए, फतुहा में, ये क्वेश्चन पूछा गया है, गंगा में आकर मिलती है कहाँ पर? फतुहा, पटना में। फतुहा कहाँ पर है? पटना में, वहाँ पर मिल जाती है। फल्गु की बात की जाए तो छोटा नागपुर पठार से निकलकर कहाँ पर? गंगा में मिल जाती है टाल क्षेत्र में। और हाँ, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, फल्गु नदी की बात कर लिया तो ये असल में दो नदियाँ होती है, लीलाजन, यहाँ पर मैंने लिख दिया है लीलाजन एंड मोहना। ठीक है। तो ये दोनों नदियाँ जब मिलती हैं तो मिलने के बाद इन दोनों नदियों का नाम हो जाता है फल्गु। ठीक है। तो फल्गु जो है ये लीलाजन एंड जो मोहना है इनका कॉम्बिनेशन है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं।
बिहार की नदियों के अंतर्गत यहाँ ये सारी बातें भी आप देख सकते हैं, जैसे ये मैंने आपको मैप में दिखा दिया है, ये देख लीजिए यहाँ पर ये घाघरा नदी आ रही है ऐसे, ठीक है, उत्तर प्रदेश एंड बिहार से सीमा बनाते हुए। वैसे ही गंडक की बात कर लिया तो यूपी बिहार से सीमा बनाते हुए ये ऐसे नदी आ रही है, ठीक है, गंगा नदी में ये मिल गई। वैसे ही बूढ़ी गंडक की बात कर ली जाए तो ये पश्चिम चंपारण सोमेश्वर श्रेणी से ये नदी निकलती है, ठीक है। वैसे ही बागमती है, ये कमला है, कोसी है, महानंदा है, ठीक। वैसे दक्षिण बिहार की जो नदियाँ है ये कर्मनाशा है, ये भी बिहार यूपी से सीमा बना, बिहार यूपी सीमा से बहती हुई ये नदी गंगा नदी में मिलती है, तो बिहार यूपी सीमा का निर्धारण करती है कर्मनाशा नदी। सोन नदी है ये, फिर पुनपुन है, फल्गु है, क्यूल है। यहाँ पर आप ये ध्यान रख सकते हैं कि जो नदियाँ हैं बिहार के किस जिले में प्रवेश कर रही हैं। जैसे गंगा की बात कर लिया तो गंगा नदी देखिएगा बिहार के चौसा में प्रवेश करती है, यहाँ पर बक्सर में ये पड़ता है चौसा, ठीक है, यहाँ पर सॉरी। उसके बाद देखिए घाघरा की बात कर लीजिए, घाघरा की बात कर लीजिए तो बिहार के सिवान में। उसके बाद गंडक की बात कर लिया तो ये बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है, पश्चिम चंपारण से। बागमती की बात कर लीजिए, आप मैप में देख सकते हैं, मैप आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। बागमती की बात कर लीजिए तो ये देख लीजिए ये सीतामढ़ी है। कमला नदी की बात कर लिया तो कमला देखिए यहाँ पर मधुबनी है। कोसी की बात कर लीजिए तो ये देखिए सुपौल है। महानंदा की बात कर लीजिए तो ये देखिए किशनगंज है, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सब कुछ। वही यहाँ पर देखिएगा कि सोन नदी की बात कर ली जाए तो यहाँ पर देखिए ये कौन सा जिला है, ये रोहतास है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। पुनपुन की बात कर लिए तो बगल में औरंगाबाद है। फिर ये गया है, ये फल्गु। केवल की बात कर लिया तो यहाँ पर देखिए जमुई है। तो ये सब मैप में मैंने आपको दिखा भी दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। उसके बाद घाघरा की बात, हाँ, तो ये नदियों की बात हो गई, उद्गम और उनका जो मुहाना है, संगम है। उसके बाद नदियों से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट बातें उनको देख लीजिए। जैसे घाघरा की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ कुछ दूर तक सीमा बनाती है, मतलब सीमा निर्धारण का काम करती है। ये मैं बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। कर्मनाशा की बात की जाए तो ये भी उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ सीमा निर्धारण करती है। और कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी के नाम से जाना जाता है, अपवित्र नदी के नाम से भी जाना जाता है। गंडक की बात की जाए तो इसका अन्य नाम सदा नीरा है, गंडकी है, नारायणी है, शालिग्रामी है, बहुत सारे नाम है। हाँ, उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ ये भी सीमा निर्धारण करती है। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद बूढ़ी गंडक की बात की जाए तो बिहार में जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है वो कौन सी है, बूढ़ी गंडक है। इसका अन्य नाम क्या है, बूढ़ी गंडक का सिकराना नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस नदी को देखिए, यहाँ पर देखिए थोड़ा पीडीएफ में क्वालिटी ख़राब हो गई है, फोटो लेते वक्त थोड़ा सा हिल गया, इसीलिए लगता है इसकी क्वालिटी ख़राब हो गई है, लेकिन नोट्स में आपको अच्छे से मिल जाएगा। थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, मैं पढ़कर बोल देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बागमती की बात कीजिए तो मैंने वहाँ पर कवर नहीं किया इसलिए यहाँ पर लिख दिया है। बागमती की बात की जाए तो इसका उद्गम होता है शिवपुरी श्रेणी से, नेपाल से। इसका मुहाना जो है ये कहाँ पर आकर मिल जाती है, ये नदी कोसी नदी से मिल जाती है, खगड़िया में। बदलाघाट जगह है खगड़िया में, वहाँ पर मिल जाती है कोसी नदी से, गंगा से नहीं मिलती है, इसलिए मैंने इसको लिखा है। बागमती किससे मिलती है, कोसी से मिलती है। और कमला किससे मिलती है, बागमती से मिलती है, ठीक है ना, बदलाघाट में ही। इसका उद्गम कहाँ से होता है, महाभारत श्रेणी, नेपाल से। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन घुमा अगर पूछ लेते हैं तो, कि गंगा से कौन नहीं मिलती है, तो नहीं मिलने वाले में बागमती है, कमला है। कोसी की बात की जाए तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये आपको पता ही है। परियोजना एवं नहरों को देख लेते हैं। देखिए परियोजना की बात की जाए तो सोन जो है ना सबसे पुरानी परियोजना है, नदी घाटी परियोजना है। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया, बिहार की सबसे जो प्राचीन नहर जो है ना वो सोन नदी पर ही है। तो जब सबसे पुरानी परियोजना ये है तो बिहार की सबसे प्राचीन नहर इसी नदी पर होगी। और नहरों की बात की जाए तो एक तो पूर्वी सोन नहर है, एक पश्चिमी सोन नहर। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि नाम में ही सोन सोन लिखा हुआ है, तो ये पूछा भी नहीं जाएगा, तो इसको ध्यान रखने की जरूरत उतना है नहीं। कोसी नदी की बात की जाए तो नेपाल और भारत की संयुक्त परियोजना है कोसी। इस पर जो नहरें हैं वो एक तो है पूर्वी कोसी नहर, कोसी नदी पर, कोसी नदी से निकली हुई नहर, एक पूर्वी कोसी नहर, एक पश्चिमी कोसी। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि नाम में ही कोसी लिखा हुआ है। राजपुर नहर ध्यान रख सकते हैं, कौन सी नदी से निकली हुई है ये, इसका उद्गम कौन सा है, कोसी नदी है, राजपुर नहर, तो ये ध्यान रख सकते हैं। गंडक परियोजना की बात की जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ये भी भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है और इससे जो लाभान्वित होने वाले राज्य हैं इस परियोजना से वो बिहार भी है, उत्तर प्रदेश भी है और साथ में नेपाल भी है। ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, बिहार उत्तर प्रदेश जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद बात की जाए इनसे गंडक नदी से निकलने वाली जो नहरें हैं, एक तो त्रिवेणी नहर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्चिम चंपारण से निकलती है। तिऊर नहर है, सारण एवं तिरहुत नहरें भी हैं। कौन सी नदी से, गंडक नदी से, ध्यान रखिएगा। मुख्य रूप से गंडक नदी से ही ध्यान रखिएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ मुख्य रूप से, क्योंकि देखिए बेसिकली अगर तिऊर नदी की बात, तिऊर नहर की बात कीजिए, ढाका मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, ढाका एवं तिऊर नहरों की बात की जाए तो अगर ऑप्शन में गंडक देता है, ये दोनों नाम नहीं देता है, तो आप गंडक टिक मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो ढाका एवं तिऊर नहरें जो है ना ये गंडक के सहायक नदियों से निकलती है ये नहरें। ढाका की बात की जाए तो लालबकिया नदी से, और तिऊर की बात की जाए तो तिऊर नदी से, ठीक।
लेकिन अगर ये दोनों नाम ना देके, मतलब ये वाला नाम नहीं देता है, गंडक दे देता है, तो गंडक भी आप टिक लगा सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी तो आपको समझ में आ ही रहा है कि गंडक से निकलती हैं, ये भी गंडक से ही निकलती हैं, उनकी सहायक नदियों से निकलती हैं। थोड़ा सा डिफरेंस ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद बात कर ली जाए बिहार के जो प्रमुख जलप्रपात हैं, तो उनको मैंने लिख दिया है। काकोलत की बात की जाए, काकोलत जलप्रपात ये कहाँ पर है, नवादा में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। धुआं कुंड की बात की जाए तो ये रोहतास में है। मांझर कुंड की बात की जाए तो ये भी रोहतास में है। रोहतास के अन्य जो जलप्रपात हैं इनको भी आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख सकते हैं। ओखारिन कुंड है, देवदारी है, खुदारी दाह जलप्रपात है, राकिम कुंड जलप्रपात है, सुहारा जलप्रपात है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया था। करकटगढ़ कैमूर में है और तेलहर कुंड कैमूर में है। इन दोनों में कोई एक पूछा गया था, आप देख लीजिएगा, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान रखिएगा। कैमूर में करकटगढ़ एवं तेलहर कुंड, ठीक है ना। झारखंड रोहतास में है। जिसको हाईलाइट किया है उस पर विशेष फोकस कीजिएगा, बाकी चीज़ों को बस एक नज़र देखते रहिएगा रिवीजन के क्रम में। झीलों की बात की जाए तो कांवर झील बहुत इंपॉर्टेंट है, बेगूसराय में है। गोगाविल की बात की जाए तो कटिहार में है। कुशेश्वरनाथ ये दरभंगा में है। अनुपम झील कैमूर में है। जिसको हाईलाइट किया है उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात की जाए तो वाल्मीकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वाल्मीकि जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य ये पश्चिम चंपारण में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य की बात की जाए तो ये कहाँ पर है, गया में है। भीम बांध की बात की जाए तो ये कहाँ पर है, मुंगेर में है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात की जाए तो ये भी पश्चिम चंपारण में, ध्यान रख लीजिएगा। वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य की बात की जाए तो ये एक टाइगर रिजर्व भी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर है, नाम से ही पता चल रहा है विक्रमशिला, अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो। कहाँ पर होगा ये, भागलपुर में। उसके बाद पक्षी अभ्यारण्य को देख लेते हैं, तो ठीक है, उधर अभ्यारण्य जो देखा ना उसी में कुछ पक्षी अभ्यारण्य भी है, कुछ स्पेशली पक्षी अभ्यारण्य है वो इसमें लिखा गया है, तो उनको देख लीजिए। जैसे कुशेश्वरनाथ की बात कीजिए तो अभी हमने देखा ही था, ये पक्षी अभ्यारण्य भी है कुशेश्वरनाथ। कहाँ पर है ये, दरभंगा में। और कांवर झील भी अभी हमने देखा था, ये पक्षी अभ्यारण्य भी है। कहाँ पर है ये, बेगूसराय में है। बाकी उदयपुर भी हमने देखा था, अभी बेतिया चंपारण में है। बाकी जो नहीं देखा था उनको देख लीजिए। नकटी डैम और नागी डैम दोनों जमुई में है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बड़ैला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, वैशाली में है, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ये मैंने थोड़ा सा ये देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर इस टेबल में नहीं दिखाया था। कर्मनाशा नदी का जो उद्गम है वो नहीं, ये तो दिखाई दिया था, ये तो बता ही दिया था। कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, विंध्याचल का भाग है ये कैमूर की पहाड़ी। चलिए, एशिया की जो सबसे बड़ी गोखुर झील है वो कौन सी है, कांवर झील है, अभी जिसकी बात की बेगूसराय में है। इसको रामसर स्थल भी घोषित किया गया है कांवर झील को, ठीक है ना। और बिहार में जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पर है, पटना में है, तो ये इतना ध्यान में रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। चावल की बात कर ली जाए तो उत्पादन में पहले नंबर पर रोहतास है, उसके बाद औरंगाबाद, फिर कैमूर है, और प्रोडक्टिविटी में भी रोहतास ही है, पहले नंबर पर रोहतास। उसके बाद गेहूं की बात कर ली जाए तो उत्पादन में रोहतास है, उसके बाद मुजफ्फरपुर है, उसके बाद भोजपुर है, ठीक है। चावल में भी रोहतास, गेहूं में भी रोहतास। और प्रोडक्टिविटी की बात कर लिया तो प्रोडक्टिविटी में बेगूसराय पहले नंबर पर है, गेहूं की बात करें तो। वही मक्के की बात कर लिया तो उत्पादन में पूर्णिया है, फिर अररिया है, फिर कटिहार है। और प्रोडक्टिविटी की बात कर लिया, उत्पादकता में किशनगंज है, पहले नंबर पर। दलहन की बात कर लिया तो पहले नंबर पर पटना है, उसके बाद दरभंगा है, फिर औरंगाबाद है। ये उत्पादन की बात हो रही है, ठीक है। उत्पादकता की बात कर लिया तो पूर्वी चंपारण है पहले नंबर पर, ठीक है। ईख की बात कर लिया, गन्ने की बात कर लिया तो पश्चिम चंपारण पहले नंबर पर, फिर पूर्वी चंपारण, फिर गोपालगंज। आम की बात कर लीजिए तो यहाँ पर उत्पादन ही आप ध्यान रख लीजिए। आम की बात कर लिया तो दरभंगा पहले नंबर पर, पूर्वी चंपारण उसके बाद वैशाली। जर्दालू आम की बात कर ली जाए तो ये भागलपुर जर्दालू आम के लिए जाना जाता है, तो ये तो आपको अब वैसे ही पता होगा, भागलपुर जर्दालू आम। अमरूद की बात कर लिया तो पहले नंबर पर नालंदा, फिर मुजफ्फरपुर, फिर रोहतास। लीची की बात कर लिया तो मुजफ्फरपुर, फिर पूर्वी चंपारण, फिर वैशाली। केला की बात कर लिया तो पहले मधुबनी, फिर वैशाली, फिर मुजफ्फरपुर। आलू की बात कर लिया तो पटना, फिर नालंदा, फिर समस्तीपुर। और प्याज की बात कर लिया तो नालंदा, फिर पश्चिम चंपारण, फिर पटना। मखाना जो मिथिलांचल वाला क्षेत्र है, मुख्य रूप से उधर की तरफ मखाना का प्रोडक्शन होता है। और आपको पता है कि बिहार जो है मखाना के उत्पादन में पहले नंबर पर आता है, और लगभग 85% 85% मखाना का उत्पादन बिहार में ही होता है, ठीक है। जूट की बात कर ली जाए तो पहले नंबर पर पूर्णिया है, फिर सुपौल है, फिर अररिया है,
ठीक, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। बाकी कुछ एक फैक्चुअल बातों में देखिएगा कि सबसे ज़्यादा बुआई वाला जो शुद्ध बुआई वाला जिला है, सर्वाधिक शुद्ध बुआई वाला जो क्षेत्र है वो है भोजपुर बक्सर। ठीक है, सर्वाधिक जो फसल सघनता आप देखेंगे ये सुपौल जहानाबाद में देखेंगे। सबसे ज़्यादा जो उर्वरक की खपत हुई है कहाँ पर, पूर्णिया। बिहार के प्रमुख जो खाद्य फसलें हैं ये चावल है, फिर गेहूँ है, उसके बाद मक्का है। और सबसे कम जो फसल सघनता देखेंगे, सर्वाधिक फसल सघनता सुपौल, सबसे ज़्यादा गया। कि मछली के उत्पादन में देख लिया जाए तो पहले मधुबनी है, उसके बाद दरभंगा है। और उसके बाद अगर बात कर जाए तो सिंचित क्षेत्र की बात कर जाए तो लगभग बिहार का 56.998, ठीक है, 56.98 लाख हेक्टेयर एरिया जो है ये सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें सर्वाधिक जो सिंचाई होती है ये नलकूप के द्वारा होती है, लगभग 64.1%। और सबसे ज़्यादा जो सिंचित क्षेत्र देखेंगे ये आप रोहतास की तरफ देखेंगे, सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है रोहतास में, और सबसे कम शिवहर। ठीक है, उसके बाद अगर बात कर लीजिए उसके बाद बात की जाए खनिज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो चलिए आप मैप देखते रहिएगा, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है टेबल बनाकर कि एक मिनट, इसको भी देख लीजिए थोड़ा सा। ये जोत के प्रकार हैं तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। देखिए, सीमांत जोत की बात की जाए तो सीमांत जोत के अंतर्गत वे किसान आते हैं जिनके पास 0 से 1 हेक्टेयर तक लैंड हो, जमीन हो। ठीक है, लघु जोत के अंतर्गत कौन से किसान आते हैं, जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर लैंड हो। मध्यम जोत के अंतर्गत आते हैं जिनके पास 2 से 10 हेक्टेयर तक लैंड हो। और वृहद जोत के अंतर्गत कौन से किसान आते हैं, जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड हो। इसमें आपको ध्यान ये रखना है, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो लगभग 97% किसान जो है ना वो सीमांत जोत और लघु जोत के अंतर्गत आते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। खैर चलिए, उसके बाद बात हम करते हैं बिहार में खनिज की। तो यहाँ पर मैंने टेबल बनाकर लिख दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन चलिए यहाँ पर मैप देखते हैं। मैप में बात कीजिए, देखिए प्रमुख जो खनिज है ना उनका जो भंडार है उनको देखें तो पाइराइट की बात करें तो पाइराइट की बात की जाए तो भारत में आप मान सकते हैं कि इकलौता बिहार ही है जो पाइराइट का उत्पादन करता है, लगभग 95%। ठीक है, और पाइराइट का जो बिहार में भंडार है वो कहाँ पर है, रोहतास में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, रोहतास में। चूना पत्थर की बात की जाए तो देखिए चूना पत्थर का जो भंडार है मेनली कहाँ पर है, रोहतास और कैमूर में भंडार है इसका। ठीक है, मैप से चीज़ों को ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए। मैप से चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आपको कम से कम ये पता चल जाएगा ना। मान लीजिए पूछ लेता है कि पाइराइट का या फिर चूना पत्थर का भंडार कहाँ पर है, और 3 ऑप्शन ऊपर से उठाकर दे देता है उत्तर बिहार से, तो मैप से आपको आइडिया लग जाएगा ना कि भाई जो भी खनिज हैं वो दक्षिण बिहार में मिलते हैं, क्योंकि इधर की तरफ ही पठारी क्षेत्र है, इधर की तरफ तो मैदानी भाग है। ठीक, तो कॉन्सेप्ट से आप चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे आसानी से, कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि आप रटे नहीं, मतलब रटा हुआ क्या बोलते हैं, रटा हुआ दिमाग नहीं लगाएं वहाँ पर, आप वहाँ पर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें। तो हाँ, चूना पत्थर की बात की जाए, एक और बात ध्यान रखिएगा, जो कच्चा माल है ना, मतलब सीमेंट उद्योग है ना, उसका जो मेन कच्चा माल है, प्रमुख कच्चा माल है, जो मेन रॉ मटेरियल है वो कौन सा है, चूना पत्थर ही है। तो चूंकि चूना पत्थर इधर पाया जाता है, कैमूर और रोहतास की तरफ पाया जाता है, इसीलिए अधिकांशतः बिहार में जो सीमेंट उद्योग है इधर की तरफ ही है। ठीक है, उसके बाद देखिए अभ्रक की बात की जाए तो इधर नवादा है, यूरेनियम की बात की जाए तो गया है, और सोना की बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, जमुई। ठीक है ना, जमुई। फिर बॉक्साइट की बात कर ली जाए, देख रहे हैं ना यहाँ पर लिखा हुआ है बॉक्साइट मुंगेर में। तो सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप मैप देखते रहिएगा। चलिए टेबल हम देख लेते हैं। टेबल में मैंने खनिज लिखा है और जो उनके प्रमुख क्षेत्र हैं उनको लिखा है। जैसे चूना पत्थर की बात की जाए तो मैंने अभी बता ही दिया, रोहतास और कैमूर, ध्यान रखिएगा। पाइराइट की बात की जाए तो पाइराइट को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। ठीक है ना, मूर्खों का सोना, गोल्ड जैसा ये दिखता है। तो पाइराइट का जो उत्पादन क्षेत्र है, प्रमुख क्षेत्र जो है, भंडार है, वो कहाँ पर है, रोहतास में है, याद रखिएगा। देश में बिहार का प्रथम स्थान है इसका। ठीक, लगभग 95% जो भंडार है वो कहाँ पर है, बिहार में ही है पाइराइट का। सोना की बात की जाए तो सोना के लिए जमुई ध्यान रखिएगा। यूरेनियम की बात की जाए तो मुख्य रूप से आप गया ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, मुख्य रूप से जिसको हाईलाइट किया गया है उसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद मतलब मुख्य रूप से वहाँ पर पाया जाता है। उसके बाद नवादा आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बॉक्साइट की बात की जाए तो मुंगेर, मुख्य रूप से मुंगेर में। उसके बाद रोहतास भी ध्यान रख सकते हैं, रोहतास में भी पाया जाता है। अभ्रक की बात की जाए तो नवादा में पाया जाता है। उसके बाद गया में भी मिलता है माई का, नवादा याद रखिएगा, मुख्य रूप से यहाँ पाया जाता है। डोलोमाइट की बात की जाए तो रोहतास हो गया, मतलब रोहतास का जो बंजारी क्षेत्र है। उसके बाद गंधक की बात की जाए तो ये भी रोहतास में, अमझौर वाला जो इलाका है
रोहतास का। एस्बेस्टस की बात की जाए तो ये मुंगेर में। मैंगनीज की बात की जाए तो पटना, मुंगेर, गया में, ठीक है ना, मैंगनीज मिलते हैं। उसके बाद मैग्नेटाइट अयस्क की बात की जाए, मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है। तो मैग्नेटाइट की बात की जाए तो गया और जमुई वाले क्षेत्र में ये मिलता है। और हेमेटाइट अयस्क की बात की जाए, ये भी लोहा का अयस्क है, तो ये भागलपुर में मिलता है, ठीक है ना, भागलपुर में इसका भंडार है। हेमेटाइट का भंडार कहाँ पर है? भागलपुर में। सोप स्टोन की बात की जाए तो ये भी थोड़ा सा ध्यान मतलब देख लीजिए, जमुई है। चीनी मिट्टी की बात की जाए तो भागलपुर, मुंगेर, बांका की तरफ। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जिसको हाईलाइट किया है उस पर आपको विशेष फोकस रखना है, जिसको हाईलाइट नहीं किया है उसको बस एक दो नज़र देखते रहिए। क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है तो आपको कोई ऑप्शन देकर चीज़ें याद आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। हाँ, जिसको हाईलाइट किया है उस पर विशेष फोकस रखिए। बिहार में कुछ उद्योग हैं, उनकी बात कर लेते हैं। उद्योगों की बात की जाए, उद्योग और कारखानों की, वो हैं कहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की बात की जाए तो ये मोकामा में है, ठीक है ना, मोकामा में है। सिगरेट फैक्ट्री की बात की जाए, सिगरेट फैक्ट्री एवं बंदूक के कारखाने की बात की जाए तो मुंगेर में है। जूता के कारखाना, ठीक है ना, बाटा का है, बाटा इंडिया लिमिटेड, ये कहाँ पर है? मोकामा में है, ये भी पटना में। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड की बात की जाए तो ये कहाँ पर है? पटना में है, पटना के फतुहा में, ठीक है ना, यहीं पर पुनपुन नदी आकर गंगा से मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये, ठीक। तो वो भी पूछा गया है क्वेश्चन बीपीएससी में, और ये भी पूछा गया है। और रेशम उद्योग की बात की जाए तो रेशम उद्योग कहाँ पर है? भागलपुर में है। कच्चा रेशम की, हाँ, कच्चा रेशम कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है ये पढ़ लीजिए, कटिहार, पूर्णिया, मनोहरपुर। तेल शोधक कारखाना की बात की जाए अर्थात रिफाइनरी की बात की जाए तो बिहार की जो पहली रिफाइनरी है, प्रथम तेल शोधक कारखाना है, वो कौन सा है? बरौनी ही है, ध्यान रखिएगा, कहाँ पर है? बेगूसराय में। उसके बाद सीमेंट उद्योग की बात की जाए तो याद रख लीजिएगा डालमिया नगर, देख रहे हैं ना ये सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर से आप ध्यान रख सकते हैं। सीमेंट उद्योग किधर की तरफ? रोहतास। डालमिया नगर कहाँ पर है? रोहतास। बंजारी में भी है, ठीक है ना, सीमेंट उद्योग, तो आप ध्यान रखिएगा। मैप से आप ध्यान रखते हैं तो रटना भी नहीं पड़ेगा इसको। उसके बाद बात की जाए जूट उद्योग की, जूट की बात की जाए तो पूर्णिया, कटिहार में है जूट का उद्योग। रेल पहिया कारखाना बेलापुर, छपरा में है। विद्युत इंजन कारखाना जो है मधेपुरा में है। डीजल इंजन कारखाना मढ़ौरा, छपरा में है। रेल इंजन मरम्मत जो कारखाना है वो कहाँ पर है? जमालपुर में है। सिंदूर का उद्योग, सिंदूर उद्योग लखीसराय में है। और उर्वरक का उद्योग, उर्वरक उद्योग कहाँ पर है? बरौनी में है। जिसको हाईलाइट किया है उस पर विशेष फोकस करिएगा। उसके बाद चलिए कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर सीमेंट उद्योग मैंने बता ही दिया है, मैंने बोल दिया है, वो बंजारी वहाँ पर लिखा नहीं था। तो डालमिया नगर, बंजारी दोनों रोहतास में ही है, ठीक। तो मैप से भी आप ध्यान रख सकते हैं। कागज़ की बात की जाए तो कागज़ उद्योग में एक दो नाम याद रख सकते हैं, ये डालमिया नगर, ये रोहतास में है। बरौनी हो गया, और भी हैं बट मुख्य रूप से ये ध्यान रख सकते हैं। प्लाईवुड की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, हाजीपुर में है प्लाईवुड उद्योग। चमड़ा उद्योग की बात की जाए तो मोकामा में, दीघा में है, गया में है, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। दिया सलाई उद्योग की बात की जाए तो कटिहार में है। पटाखा उद्योग की बात की जाए तो पटना सिटी में है। और उसके बाद बिहार की राज्य व्यवस्था की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बिहार राज्य का गठन कब हुआ। बिहार राज्य की बात की जाए तो देखिए, बंगाल से बिहार जब अलग होता है उसकी बात करें तो वो कब अलग होता है? बंगाल से जब बिहार अलग होता है तो उड़ीसा के साथ अलग होता है, मतलब बिहार और उड़ीसा साथ में होते हैं। इसकी घोषणा होती है 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम के दरबार में, दिल्ली दरबार में, ठीक है। बिहार राज्य के गठन की बात की जाए, इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसका गठन कब कर दिया जाता है? 22 मार्च 1912 को, और इसी 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। बिहार राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है किसको? 22 मार्च को। वो 12 हो गया यहाँ पर, यहाँ 22 होगा, 22 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, बिहार से उड़ीसा कब अलग हो जाता है? 1 अप्रैल 1936 को, इंपॉर्टेंट है, जिसको भी हाईलाइट किया है उसको जरूर ध्यान रखिएगा। झारखंड कब अलग हो जाता है बिहार से? 15 नवंबर 2000 को अलग हो जाता है बिहार से झारखंड अंततः, ठीक है। कितनी जमीन लेकर? 45.85, लगभग 45.85% जमीन लेकर, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। बिहार में पंचायती राज की बात की जाए तो आपको पता ही है 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। यहाँ पर भी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है जिसके प्रधान को मुखिया कहा जाता है। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति है जिसके प्रधान को प्रमुख कहा जाता है। जिला स्तर पर जिला परिषद है जिसके प्रधान को अध्यक्ष बोला जाता है, चेयरमैन बोला जाता है, ठीक है। हाँ, बिहार राज्य जो अधिनियम है, बिहार पंचायती राज अधिनियम, वो 2006 वाला है, जो लागू कब हुआ था? 8 अप्रैल 2006 को लागू हुआ था। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। हाँ, 3 स्तरीय पंचायतों में महिलाओं को जो आरक्षण मिला हुआ, कितने का मिला हुआ है? 50% का, 50%, 50% का आरक्षण है। पहले 33 था, 50% कर दिया गया, ठीक। 1700, हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। 1937 में 1937 में जो चुनाव हुआ था ना, स्वतंत्रता से पहले,
भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसमें जो बिहार में देखिए ये हुआ क्या था, बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, जिसमें प्रथम जो प्रधानमंत्री बने उस समय मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री बोला जाता था। तो जो प्रथम प्रधानमंत्री बने अर्थात मुख्यमंत्री बने वो कौन बने? श्री कृष्ण सिंह। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। उसके बाद ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा, देखिएगा 1937 का जब चुनाव होता है तो यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा सरकार नहीं बनाई जाती है। तो उस टाइम के लिए मतलब कांग्रेस के द्वारा जब सरकार नहीं बनाई जाती है तो बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी के ये नेता होते हैं मोहम्मद यूनिस। ठीक, तो मोहम्मद यूनिस के द्वारा यहाँ पर सरकार का गठन कर लिया जाता है। तो सबसे पहले जो सरकार का गठन किया जाता है बिहार में वो किया जाता है मोहम्मद यूनिस के द्वारा। ये किस पार्टी किससे होता है? बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी। लेकिन अल्टीमेटली कांग्रेस के द्वारा मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। तो बाद में श्री कृष्ण सिंह जो होते हैं ये प्रधानमंत्री बनते हैं, अर्थात अभी की बात करें तो मुख्यमंत्री। उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। ठीक है, तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे। उप प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? अनुग्रह नारायण सिन्हा। ठीक है, और विधानसभा के अध्यक्ष कौन बनते हैं? श्री राम दयालु सिंह। ठीक है ना, ये तीनों बातें याद रखिएगा। उसके बाद बात कीजिए, हाँ उस समय मैंने यहाँ लिख दिया, उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। हाँ, बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। कुछ एक और बातें हैं उनको देख लेते हैं। जैसे स्वतंत्रता से पहले बिहार एवं उड़ीसा के प्रथम जो राज्यपाल थे, मतलब बिहार और उड़ीसा जब साथ में थे उस समय जो प्रथम राज्यपाल बने वो कौन थे? लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। ठीक है, स्वतंत्रता के पहले बिहार के प्रथम राज्यपाल जब उड़ीसा अलग हो गया उस समय मतलब केवल बिहार था, तब कौन थे राज्यपाल? सर मॉरिस गार्नियर हैलट। ठीक है, हाँ स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के जो प्रथम राज्यपाल बने वो कौन बने? श्री जयराम दास दौलतराम। इस बार पूछा गया था ये क्वेश्चन। उसके बाद बात कर ली जाए स्वतंत्रता के पश्चात बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। ठीक है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, बिहार के मतलब स्वतंत्रता के बाद भी यही बनते हैं श्री कृष्ण सिन्हा। और उसके बाद बिहार की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री है ये तो आपको पता ही है। बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो है वो कौन बने? श्री महामाया प्रसाद। ठीक है ना, बिहार के सर्वाधिक बार जो मुख्यमंत्री मतलब सर्वाधिक बार शपथ किन्होंने लिया है? नीतीश कुमार ने लिया है। उसके बाद बात की जाए, उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ मिसलेनियस बातों की। जैसे पर्यटन स्थल है, ये ध्यान रखिएगा कौन सा पर्यटन स्थल कहाँ पर है। जैसे महात्मा बुद्ध की ज्ञान स्थली अर्थात बोधि वृक्ष जो है ना, या फिर महाबोधि मंदिर की बात कीजिए या फिर सुजातागढ़ की बात कीजिए, ये सब कहाँ पर है? गया में ही है। प्रेतशिला पहाड़ी है, रामशिला पहाड़ी है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी इस बार पूछा गया था, या फिर विष्णुपद मंदिर, ये सब कहाँ है? गया में है। अलार कलम का जो निवास है या फिर केसरिया स्तूप वो कहाँ पर है? पूर्वी चंपारण में है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। जरासंध का जो अखाड़ा है, ग्लास ब्रिज है, विश्व शांति स्तूप है, गिरधकुट पर्वत है, गिरधकुट पर्वत कहाँ पर है? राजगीर में है, ध्यान रखिएगा। चौमुखी महादेव का मंदिर कहाँ पर है? चौमुखी महादेव का मंदिर है वैशाली में है। सीताकुंड कहाँ पर है? मुंगेर में है। पुनौरा धाम कहाँ पर है? सीतामढ़ी में है। हजारीमल धर्मशाला कहाँ पर है? चंपारण में है। ये गांधी जी से संबंधित है, महात्मा गांधी जी से संबंधित है। हजारीमल धर्मशाला है चंपारण में, चंपारण को ही बेतिया बोला जाता है। ठीक है ना, और मोतिहारी जो है पूर्वी चंपारण, ये पश्चिमी चंपारण लिखा हुआ है, पश्चिमी चंपारण। जामा नहीं, जामी मस्जिद है, ये कहाँ पर है? वैशाली में। ठीक है ना, ये तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें थोड़ा सा ये डेट याद रख सकते हैं। गोलघर का निर्माण जो हुआ था 1786 में हुआ था, पूरा हुआ था, ये 84 में शुरू हुआ था इसका काम। बाकी ये पटना में आपको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अनाज का भंडारण है तो इसको बनाया गया था, अनाज भंडारण के लिए, तो थोड़ा सा ये ध्यान रख सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह की बात की जाए तो ये सिखों के 10वें गुरु हैं। इनका जन्म बिहार में ही हुआ था 22 दिसंबर 16, ये आप डेट याद रखिए 1666, ये ईस्वी याद रखिए, ये ईस्वी याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। पटना साहिब में हुआ था। ठीक है ना, और इनके पिता थे गुरु तेग बहादुर, ये सिखों के 9वें गुरु थे। माता गुजरी थी, गुजरी नाम है ये। ठीक है ना, पटना वाले बोल रहा हूँ, पटना आने वाले सिखों के अन्य गुरु, अन्य मतलब जो गुरु गोविंद सिंह के अलावा तो गुरु तेग बहादुर तो थे, इनके पिता थे, और गुरु नानक देव आए थे। ठीक, जो प्रथम गुरु थे सिखों के। उसके बाद चलिए कुछ समाचार पत्रों की बात कर लेते हैं। बिहार का जो प्रथम समाचार पत्र है ना, बिहार का जो प्रथम समाचार पत्र अंग्रेजी में, वो भी साप्ताहिक, वो कौन सा है? द बिहार हेराल्ड। ठीक है ना, बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र, ध्यान रखिएगा, बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र साप्ताहिक, सप्ताह में एक बार निकलता था, उसका नाम क्या है? द बिहार हेराल्ड। बिहार का जो प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र है जो दैनिक मतलब रोज निकलता था, डेली, उसका नाम क्या है? द सर्चलाइट। ठीक है, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो कि क्या है? साप्ताहिक है, ये भी सप्ताह में एक बार निकलता था, इसका क्या नाम है? बिहार बंधु।
और बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो डेली निकलता था उसका नाम क्या है, सर्वहितैषी। तो ये चारों नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और हाँ, ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा कि जो द बिहार हेराल्ड है इसके संपादक गुरु प्रसाद सेन, उसके बाद द सर्च लाइट की बात कर लिया तो मुरली मोहन, बिहार बंधु की बात कर लिया तो केशव राम भट्ट, ठीक है, ये पहले संपादक होते हैं, तो इनका नाम आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात कर लीजिए कुछ एक फैक्ट्स को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि श्री जगत नारायण लाल, इनको आपने हिस्ट्री में बहुत पढ़ा होगा, ये नाम आपने सुना होगा काफ़ी। इनके बारे में एक दो बातें जान लेते हैं। और जैसे कि इनको 1940-42 के दौरान बांकीपुर जेल में कैद किया गया था, तो ये एग्जाम में पूछा हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ये भी पूछा हुआ है कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, श्रीमती राम प्यारी। दोनों बातें ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा सा। और राजकुमार शुक्ल, इनका तो आपको पता ही है। इन्हीं के आमंत्रण पर गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के लिए आए थे, मतलब किसानों की समस्या देखने आए थे, उसी क्रम में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ल का जो गांव है वो आपको ध्यान रखना है, मुरली भरा हुआ पश्चिम चंपारण में है। बिहार का पहला व्यक्ति जिसको लोकसभा अध्यक्ष के लिए नियुक्त किया गया, चयन किया गया, वो कौन है, बलिराम भगत, ठीक है, 5वीं लोकसभा के लिए बिहार से प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है, बलिराम भगत। ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। देश में कृषि अनुसंधान, कृषि से संबंधित जो रिसर्च प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य है वो कौन सा है, बिहार है। और ये भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ये कौन सी जगह पर है, बिहार कृषि कॉलेज है सबौर में। सबौर कहाँ पर है, भागलपुर में है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के पूसा में। बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था, रॉल्फ फिंच। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। पूरा का पूरा बिहार स्पेशल कंप्लीट हो चुके हैं, बस ये सामान्य परिचय वाला पेज डिस्कस करना बाकी था। हालांकि ये सामान्य परिचय वाला पेज है, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एक ही पेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आराम से 2-3 क्वेश्चंस बन जाएंगे यहाँ से, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें बेसिकली हम मैप को डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद सारी बातें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जनसंख्या से संबंधित है या फिर जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको देख लेंगे हम, ठीक। पहले मैप को डिस्कस करते हैं, उसके बाद एक एक करके सारी बातों को देखते हैं। हाँ, इसको डिस्कस करने से पहले आप मोटा मोटी क्या आपको पता ही होगा। जैसे इस पेन से तो अच्छे से मैप बनेगा नहीं, बट मोटा मैं रफली बनाता हूँ। ये मान लीजिए कि इंडिया का ये मैप हो गया, ठीक है, ऐसे। तो आपको पता होगा कि बिहार यहाँ पर है, आपको पता है इधर की तरफ उत्तर होता है, इधर की तरफ दक्षिण है, इधर की तरफ पूरब है, इधर की तरफ पश्चिम है, इधर उत्तर, इधर पूरब, और बिहार यहाँ पर है। तो बिहार के लोकेशन की बात की जाए, इसकी अवस्थिति की बात की जाए भारत में, तो इसका लोकेशन किधर हो जाएगा, उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, ये याद रखने वाली बात है नहीं, आपको पता ही होगा वैसे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं बिहार के मैप की। तो मैप की जानकारी, मैप हमेशा देखते रहिए, मैप से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे और कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आसानी से टैकल हो सकते हैं, चाहे खनिज वाले क्वेश्चंस हो गए, चाहे मिट्टी वाले क्वेश्चंस हो गए, सारे के सारे मैप से हो सकते हैं। चलिए, सबसे पहले तो आपको जो सीमावर्ती ज़िले हैं उनका आइडिया होना चाहिए, जो बॉर्डर पर ज़िले हैं, ठीक। आपको ये पता है, ये उत्तर है, नॉर्थ में क्या है, नेपाल है, ठीक है ना। और साउथ में क्या है, नीचे में इधर साउथ में झारखंड है, इधर की तरफ क्या है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, और पूर्व में क्या है, पश्चिम बंगाल है। सारी बातों को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात कर लेते हैं। हालांकि सारी बातों को मैंने अच्छे से लिखा हुआ है नीचे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको सुनना है। देखिए, अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो इधर की तरफ बिहार जो है, यहाँ से ये है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश, ये नॉर्थ लिखा हुआ है, नॉर्थ एन, उत्तरी अक्षांश। देखिए, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, तो बिहार भी तो उत्तरी गोलार्ध में आया, मतलब अक्षांश रेखाएं जो होंगी वो उत्तरी ही होंगी, इसलिए बिहार इधर की तरफ 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर इधर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। कैसे, उत्तर से दक्षिण में, ठीक है ना। ये उत्तरी अक्षांश और ये उत्तरी अक्षांश, मोटा मोटी आप ध्यान रखिएगा। देखिए, 27 में ये 3 कम है, 31 में 11 कम है, मतलब इसको माइनस करके देखिए, 11 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है। आप जैसे मन करे वैसे याद रख सकते हैं, इसको रटना है तो रट सकते हैं, या फिर डिफरेंस याद रखेंगे तो वैसे आप दिमाग लगा लेंगे, हाँ इतना इतना डिफरेंस दिया हुआ है कि नहीं ऑप्शन में, तो वैसे भी आप सही ऑप्शन पर जा सकते हैं। हाँ, देखिए, देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो इधर पूरब में, इधर पश्चिम में, यहाँ से लेकर इधर की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपको 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर, मतलब ये पूर्व में है, पूर्वी देशांतर से लेकर इधर की तरफ 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक, ठीक है। अब इसको
या तो रट जाइए या फिर ये पूर्वी देशांतर ही है, ईस्ट पूर्वी देशांतर, ठीक है। या तो रट जाइए या फिर कोई दिमाग लगा लीजिए याद रखने का, ताकि एग्जाम हॉल में अगर क्वेश्चन आता है कोई कन्फ्यूजन हो तो आप सही आंसर तक पहुंच जाएं। जैसे ये देखिए 5 का डिफरेंस है, ये 19 और 17 में 2 का डिफरेंस है, ये 50 और 40 में 10 का डिफरेंस है। ऐसे याद रख सकते हैं ये कि 5 दूनी 10 है, मतलब 10 का डिफरेंस यहाँ पर है। आपको जैसे याद रखना वैसे याद रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद चलिए अब बात करते हैं जिलों की। हाँ, एक और बात ध्यान रख लीजिए, ये तो पूर्व से पश्चिम का देख लिया और उत्तर से दक्षिण जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार है उनकी बात कर ली। लंबाई चौड़ाई की बात कर लीजिए, मतलब उत्तर से दक्षिण में जो बिहार की लंबाई है, उत्तर से दक्षिण ये वाली जो लंबाई है, ठीक है ना, ये लंबाई है लगभग 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर। और ये तो थोड़ी ज़्यादा होगी ना, ये है 483। ये तो आराम से याद रख सकते हैं, 3, 4, 5 और ये एक याद रख लीजिए 483 किलोमीटर, ठीक है। हाँ, इसके शेप की बात की जाए तो लगभग ये देख रहे हैं ना, थोड़ा सा मोटा मोटी आपको आइडिया लग ही रहा होगा कि आयताकार शेप है बिहार का। खैर ये हल्की फुल्की बातें थीं, अब थोड़ा सा जिलों की बात कर लेते हैं। देखिए इधर की तरफ देखा जाए, नेपाल की तरफ, नेपाल से लगे हुए जो जिले हैं, मैप जरूर ध्यान रखिएगा और आपको मैप से ही जिलों को ध्यान में रखना है, ठीक है। जिलों को ध्यान जरूर रखना है। जैसे नेपाल से लगे हुए जो जिले हैं बिहार के, वो कौन कौन से हैं देखिएगा, पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, और क्रम भी आपको ध्यान में रहेगा, ऐसे मैप से ध्यान में रखेंगे। मान लीजिए पूछ ले कि नेपाल से लगे हुए जिले कौन से हैं पूर्व से पश्चिम के क्रम में या फिर पश्चिम से पूर्व के क्रम में, तो आप मैप देखे रहेंगे तभी तो आप सही ऑप्शन टिक कर पाएंगे, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। तो इधर की तरफ देखिए पश्चिम चंपारण लगा हुआ है, फिर उसके बाद पूर्वी चंपारण है, फिर सीतामढ़ी है, शिवहर ही भी ऑप्शन में देता है इसीलिए, लेकिन ध्यान रखिएगा शिवहर जो है ना, ये नेपाल को टच नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। फिर मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जिले हैं जो नेपाल को टच कर रहे हैं, बिहार के 7 जिले। तो ये ध्यान रखिएगा, नाम ध्यान रखिएगा, ये सारे नाम, और मैप से देखिएगा तो आपको क्रम भी पता रहेगा, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ, ठीक है। नेपाल की बात हो गई। उसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो देखिए उत्तर प्रदेश से लगे हुए जो जिले हैं बिहार के, वो है पश्चिम चंपारण, यहाँ पर ये हो गया गोपालगंज, सिवान, सारण अर्थात छपरा, भोजपुर, बक्सर, ये हो गया कैमूर, और यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हल्का सा हिस्सा यहाँ दिख रहा है ना, ये रोहतास भी उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, जरूर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है रोहतास वाला। उसके बाद बात की जाए झारखंड से लगे हुए जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पर रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, यहाँ देखिए कटिहार भी लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए तो कौन कौन से जिले लगे हैं, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ये सारी बातें हो गई जो मतलब सीमा रेखा पर जो जिले हैं, उत्तर प्रदेश से लगे हुए, झारखंड से लगे हुए, पश्चिम बंगाल से और नेपाल से लगे हुए सीमावर्ती जिले हो गए। एक राजधानी है, राजधानी का भी ध्यान रख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, चूंकि ये राजधानी है इसलिए पूछ लिया गया था। हर जिला के मतलब हर जिला से लगे हुए जिला पूछ ले तो ये थोड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी, ये चूंकि राजधानी है इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो पूछना बनता है। इतना पटना से लगे हुए जो जिले हैं ना, ये देखिए इधर सारण हो गया, इधर वैशाली हो गया, भोजपुर हो गया, ठीक है, अरवल हो गया, जहानाबाद, नालंदा हो गया, क्या बोलते हैं इसको, लखीसराय हो गया, बेगूसराय हो गया, ठीक, समस्तीपुर इधर की तरफ है, पटना से लगे हुए जो जिले हैं। तो ये सब कुछ मैंने लिखा हुआ है नीचे पर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके बाद बात कर ली जाए, एक और बात ध्यान में रखिएगा, बहुत जरूरी बात है। जैसे ये क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है कि नेपाल और उत्तर प्रदेश से लगे हुए कौन से जिले हैं, चाहे कौन सा जिला है, तो नेपाल और उत्तर प्रदेश से साथ ही साथ, मतलब नेपाल से भी लगा हुआ है और उत्तर प्रदेश से भी लगा हुआ है, कौन सा जिला है, पश्चिम चंपारण, देख रहे हैं ना, इधर की तरफ नेपाल है, इधर की तरफ उत्तर प्रदेश है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इधर की बात की जाए, जो नेपाल और पश्चिम बंगाल से जिला लगता है बिहार का, वो कौन सा है, ये देखिए यहाँ पर, ये नेपाल हो गया, इधर पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। तो कौन सा जिला हो गया ये, किशनगंज। उसके बाद बात कर ली जाए, यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों राज्यों से लगा हुआ जिला बिहार का कौन सा है, कौन सा हो जाएगा, रोहतास। देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश से भी लगा हुआ है और झारखंड से भी लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात कर ली जाए इधर की तरफ, पश्चिम बंगाल और झारखंड से लगा हुआ जिला कौन सा है, तो ये कटिहार देखिए, ये पश्चिम बंगाल से भी लगा हुआ है और
ये झारखंड से भी लगा हुआ है, ये इधर झारखंड है। ठीक, तो ये सारी बातें हैं। ऐसे रटने जाइएगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, मैप में आसानी से ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। देखिए, सबसे पूर्व में कौन सा है, सबसे पूर्वी जिला की बात की जाए तो इधर की तरफ देखिए, सबसे पूर्व में कौन सा जिला आ रहा है, ये बिहार का किशनगंज। सबसे पश्चिमी जिला इधर देख लीजिए, ये वाला कैमूर। सबसे दक्षिणी जिला, सबसे दक्षिण में ऐसे लाइन खींच, गया। उसके बाद सबसे उत्तरी जिला की बात की जाए तो पश्चिम चंपारण। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा कि पश्चिमी जिला पूछा है तो पश्चिम चंपारण हो जाएगा, नहीं, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, कैमूर हो जाएगा। ठीक है ना, सबसे उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, कैमूर है। तो आप समझ पाए होंगे इन सारी बातों को। हाँ, एक और बात आप मैप से ध्यान रख सकते हैं बहुत आसानी से। अगर पूछ ले कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, तो आपको मैप में ही दिख रहा है। सबसे बड़ा जिला इधर की तरफ पश्चिम चंपारण हो जा रहा है। ठीक, सबसे छोटा यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर दिख रहा है छोटा सा शिवहर दिख रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। बाकी चलिए एक एक करके सारी बातों को देख लेते हैं। जितनी भी बातें हमने की है ना, सारी बातों को मैंने इसमें भी लिखा है। चलिए, तो बिहार की बात कर ली जाए। मैप जरूर ध्यान रखिएगा, मैप जरूर ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। सीमावर्ती जिलों को तो जरूर ध्यान रखिएगा, और बीच वाले जो जिले हैं ना, अंदर वाले जिले, इनको भी हल्का फुल्का ध्यान रखिएगा, मोटा मोटी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर बनते हैं, चाहे मिट्टियों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मिट्टी से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या फिर खनिज से पूछ लिया जाए, तो खनिज तो चलिए इधर साउथ मतलब इधर दक्षिण बिहार की तरफ मिलते हैं। तो उत्तर वाला अगर ऑप्शन देता है यहाँ से खनिज में, तो वैसे ही आप उसको काट सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। उत्तर वाला तो होगा ही नहीं, शोरा वगैरह का छोड़ दिया जाए तो, बाकी कोई खनिज पूछता है तो। ठीक है, चलिए राज्य की बात कर ली जाए तो बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, तो ये थोड़ा सा मोटा मोटी ध्यान रख लीजिएगा। बौद्ध मठों की यहाँ पर अधिकता है, बौद्ध मठों की अधिकता की वजह से बिहार का नाम बिहार पड़ा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, बिहार राज्य की जो स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग करके उड़ीसा के साथ ही बिहार को अलग किया गया था। उसी दिन को, उसी 22 मार्च के दिन बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये बातें मैंने पिछले वीडियो में भी कर ली हैं। हालांकि चलिए, बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 को। अक्षांशीय विस्तार की बात मैंने कर ली है, तो अब यहाँ पर मैं बोलने नहीं जाऊँगा, आप देख लीजिएगा। देशांतरीय विस्तार की बात भी मैंने कर ली, यहाँ लिखा हुआ है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक। देशांतरीय की बात की जाए तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक। क्षेत्रफल की बात की जाए बिहार की, तो बिहार के क्षेत्रफल की बात की जाए तो देखिए, इसका क्षेत्रफल ऐसे याद रख लीजिए, 94,163, मोबाइल नंबर की तरह 94,163 है। और भारत में बिहार का जो स्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से तो 12वां स्थान है, 12वां सबसे बड़ा राज्य है, 12वां। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से बात कर ली जाए तो तीसरा स्थान है बिहार का, पहले पर यूपी है, दूसरे पर महाराष्ट्र है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई मैंने बता दिया 345, पूर्व से पश्चिम में बिहार की जो लंबाई है 483 किलोमीटर, ये सब बता दिया है। कुल क्षेत्रफल जो है ना पूरे भारत के पास जो कुल क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर, ये 2.86% है संपूर्ण भारत का। ठीक है, और जनसंख्या की बात की जाए तो पूरे भारत की जो जनसंख्या है उसका 8.6% जनसंख्या भारत में निवास करती है, बिहार में निवास करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। नेपाल की सीमा से लगे हुए जो जिले हैं, ये मैंने लिख दिया है, नॉर्थ में है नेपाल, वेस्ट में है उत्तर प्रदेश, ईस्ट में है पश्चिम बंगाल, साउथ में है झारखंड। ये तो सिंपल सी बात है, बस मैंने ऐसे ही लिख दिया है। हाँ, तो नेपाल से लगे हुए जो जिले हैं, कितने जिले हैं, 7 जिले हैं। तो ये ठीक है, डेटा ये 7, 8 आप देख सकते हैं, बट ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से जिले लगे हुए हैं और किस क्रम में। पूर्व से पश्चिम भी याद रख लीजिए, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से एक क्रम से याद रख सकते हैं, तो दूसरा वाला क्रम तो ऑटोमेटिकली दिमाग में सेट हो जाएगा। कहने का मतलब आप मैप देखते रहिए। ठीक है, तो जिलों को जरूर देखिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, मैप से जिलों का नाम जरूर देखिए। ठीक, ये नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि पूछ लेगा तो आप क्या करेंगे, काउंट करके भी लिख सकते हैं, टिक मार सकते हैं अगर आपको पता होगा तो। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए जिले जो हैं 8 टोटल जिले हैं, मैंने सारे जिलों की बात कर ली है। पश्चिम बंगाल से लगे हुए जो जिले हैं 3 जिले हैं, मैंने बात कर ली है इसकी। और झारखंड की सीमा से 8 जिले लगे हुए हैं, सारी बातें हमने कर ली हैं। और पटना से जो लगे हुए जिले हैं इनकी बातें भी हमने कर ली है, 9 जिले लगे हुए हैं, अरवल है, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर, इनकी बातें हमने कर ली हैं।
हाँ, ये भी बातें कर ली है। बताइए, ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है अगर मैप आपने ठीक से देखा है, ठीक से पढ़ा है, ठीक से समझा है तो। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से बात कर रहे हैं शिवहर। हाँ, अब ये जानने की जरूरत है। सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के हिसाब से, मतलब सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में रहती है बिहार के, तो वो है पटना है। सबसे जो छोटी जिला है, सबसे छोटा जो जिला है, सबसे छोटा जिला कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से, जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या रहती है, वो है शेखपुरा। ठीक है, देखिए जनसंख्या या फिर ये क्या बोलते हैं इसकी, ये साक्षरता संबंधित जो भी डेटा इसमें लिखा हुआ है ना, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है लास्ट में नोट करके, जनसंख्या और साक्षरता से संबंधित जो भी आंकड़ा इसमें लिखा गया है वो 2011 की जनगणना से। ठीक है, तो ये बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो क्या बात कर रहे थे, शेखपुरा तक हो गया। हाँ, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, घनत्व कहने का मतलब एक वर्ग किलोमीटर में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर रहते हैं, सबसे ज़्यादा घनी आबादी कहाँ पर है, जिला की बात कर रहे हैं तो सर्वाधिक। हाँ, राज्य की बात की जाए तो बिहार का घनत्व तो सबसे ज़्यादा है। भारत की बात की जाए तो, भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए कि सबसे ज़्यादा घनत्व किस राज्य में है, तो वो है बिहार में। लेकिन बिहार में अगर किसी जिला की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पर है, शिवहर में है। 1880 लोग रहते हैं, 1880 लोग रहते हैं एक वर्ग किलोमीटर में, 1 किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या की बात की जाए, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो कैमूर में, कैमूर का घनत्व सबसे कम है, 488 लोग ही रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। सबसे उत्तरी जिला, इसकी बात हमने कर ली है, पश्चिमी चंपारण। सबसे दक्षिणी जिला गया, सबसे पश्चिमी कैमूर, सबसे पूर्वी किशनगंज। हाँ, एक और बात ध्यान रख लीजिएगा, एक दो बातें कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है। उसके बाद बात करें तो सर्वाधिक गर्म स्थान जो है वो गया है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। समुद्र तल से जो बिहार की ऊंचाई है लगभग 763 फीट है, मतलब मीटर में देखा जाए तो लगभग 53 मीटर। कुल जनसंख्या की बात की जाए तो इसको मोबाइल नंबर जैसा याद रख लीजिए, 1040999452, 1040999452, 1040999452। आपको जैसे मन करे वैसे याद रख लीजिए। बिहार के दशकीय वृद्धि की दर की बात की जाए, बिहार की जो दशकीय वृद्धि दर रही जनसंख्या में, मतलब 2001 से लेकर 2011 तक कितने परसेंट जनसंख्या में वृद्धि हुई है, जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत क्या है, तो वो है 25.42%। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान रखिएगा। जनसंख्या घनत्व की बात की जाए, बिहार की बात की जाए तो देखिए देश में पहला स्थान है, सबसे ज़्यादा घनत्व जो है ना बिहार का ही है, 1106 लोग। इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखिएगा, 1106 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में, यहाँ पर 1 किलोमीटर स्क्वायर में। उसके बाद साक्षरता दर की बात की जाए तो देखिए ये जितने भी डेटा है ना सब 2011 की जनगणना से लिए हुए हैं। साक्षरता दर की बात की जाए, लिटरेसी रेट की बात की जाए तो 61.8% साक्षरता दर है बिहार में, जहाँ पर पुरुषों की देखा जाए तो ज़्यादा है, 71.2% है, और महिलाओं की बात की जाए तो है 51.5%। ठीक है, तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाँ, सर्वाधिक साक्षरता दर की बात की जाए, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला मतलब सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पर है, किस जिला में है, तो वो है रोहतास। रोहतास की साक्षरता सबसे ज़्यादा है, और ये डेटा याद रखिएगा 73.37, तो ये तो ईजी है याद रखना, 73 इसी को उल्टा कर दिया है 37, 73.37%। ठीक है, और न्यूनतम साक्षरता दर की बात की जाए, कौन से जिला में सबसे कम साक्षरता है, तो वो है पूर्णिया, 51.08। तो ये दोनों डेटा भी याद, ये जिला भी याद रखिएगा और ये दोनों डेटा भी याद रखिएगा। ये परसेंटेज 73.37 ये तो आसानी से याद रख सकते हैं, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, 51.08%। ठीक है, ये ऊपर जो 51.08 लिखा हुआ है ना, 1 मिनट, चलिए इसको बाद में बात करते हैं। देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो रोहतास है, और सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षर कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा जो साक्षर पुरुष है वो कहाँ पर है, वो भी रोहतास में ही है। और महिलाओं की साक्षरता की बात कीजिए, सबसे ज़्यादा जो महिला साक्षर है वो कहाँ पर है, किस जिला में है, वो भी रोहतास ही है। तो तीनों आप आसानी से याद रख सकते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है ना वो रोहतास है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ पर है, रोहतास में ही है, सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ पर है, रोहतास में ही है। ठीक है, तो इसको याद रखने में कोई दिक्कत की बात है नहीं। न्यूनतम साक्षरता की बात की जाए तो सबसे कम साक्षरता है पूर्णिया में है। ठीक है, और न्यूनतम पुरुषों की बात की जाए कि सबसे कम साक्षर पुरुष कहाँ पर है, वो पूर्णिया में है। तो ये दोनों तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। पुरुषों की बात की जाए तो पुरुषों में भी पूर्णिया ही है, लेकिन यहाँ पर खाली आपको थोड़ा सा अलग ध्यान में रखना है कि न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जो जिला है ना वो सहरसा है। ठीक, तो इसको थोड़ा अलग से ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं लिंगानुपात की। लिंगानुपात मतलब 918 दिया हुआ, कहने का मतलब कि 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं हैं। ठीक है ना, 1000 मेल पर
918 फीमेल। तो बिहार का जो लिंगानुपात है वो क्या है, यही है 918, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है बिहार में, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है, गोपालगंज में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और डेटा भी याद रखिएगा 1021 1021। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है, मुंगेर में है 876, डेटा भी याद रखिए, जिला भी याद रखिएगा। हाँ, शिशु लिंगानुपात की बात की जाए तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ सब कुछ। शिशु लिंगानुपात की बात की जाए तो 935 है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिला में है, तो वो है किशनगंज में 971 है। और शिशु लिंगानुपात की बात की जाए, सबसे कम शिशु लिंगानुपात कहाँ पर है, तो वैशाली में है 904, ठीक है। ये सारी बातें तो आप जानते हैं, चलिए एक नज़र देख लेते हैं। कुल जिलों की संख्या आपको पता है 38 है। कितने प्रमंडल है बिहार में, 9 प्रमंडल हैं, नाम आपको पता होगा, कोशी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध, पूर्णिया, ये सब। अनुमंडल की बात की जाए तो 101 है। प्रखंडों की संख्या 534 है। पंचायतों की संख्या, लोकसभा की सीटें कितने हैं बिहार के लिए, 40 हैं। राज्यसभा की सीटें 16 हैं। विधानसभा में 243 और विधान परिषद में 75 है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि जो भी डेटा लिया गया है जनसंख्या और साक्षरता से संबंधित जो भी डेटा लिया गया है वो 2011 जनगणना से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आप ये देख लीजिए कि ये कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि पटना कॉलेज की बात कर लिया तो पटना कॉलेज की स्थापना होती है 1863 में। पटना बीएन कॉलेज की बात कर लिए तो 1889 में, 1889 में। पटना विश्वविद्यालय की बात कर ली जाए, पटना यूनिवर्सिटी 1917। पटना मेडिकल कॉलेज की बात कर लीजिए तो 1925। पटना साइंस कॉलेज की बात कर लिया तो 1947। पटना वीमेंस कॉलेज की बात कर लिया तो 1940। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और लास्ट में ये जैसे कोपेन की बात कर लिया तो कोपेन का जो संकेतक है जो यूज किया गया था जलवायु के लिए, तो कोपेन के अनुसार देखिएगा उत्तरी बिहार की जो जलवायु है उसका जो संकेत है CWG कोपेन के अनुसार, और दक्षिण बिहार जलवायु के संकेत की बात करिए तो AW। तो ये ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं, मेले या फिर त्यौहार की बात कर ली जाए तो ये सोनपुर मेला की बात करें तो देखिए सोनपुर में लगता है, आपको पता है, गंगा गंडक के संगम पर सोनपुर, या फिर हरिहर क्षेत्र का मेला सोनपुर, ठीक है। बिहुला त्यौहार की बात कर लिया तो भागलपुर। पितृपक्ष की बात कर लिया तो गया जी। मलमास की बात कर लिया तो राजगीर में। समा चकेवा की बात कर लिया तो ये मिथिला वाला जो क्षेत्र है उधर। सौराठ की बात कर लिया, सौराठ मेला की बात कर लिया तो ये भी मधुबनी मिथिला क्षेत्र, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।